साथियों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने कहा था कि घटना चक्र की वार्षिकांक 2024 जो आई दृष्टि के नाम से आती है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसी कड़ी में आज हम अपनी ये दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अपनी पहली क्लास में आई दृष्टि के इंटरनेशनल इवेंट्स को डिस्कस कर लिया था। बाकी आप जानते हैं कि इवोकाईएस स्वयं मंथली करंट अफेयर्स को बहुत ही सिस्टमैटिक और होलिस्टिक वे में कवर कराता है। तो आपकी पहली प्रायोरिटी तो होगी इवोकाईएस की मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना, और उसके अलावा सप्लीमेंट्री के तौर पर आप इस आई दृष्टि को पढ़ेंगे। इन दोनों को पढ़ने के बाद आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। क्लासेस की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, जहां से आप जुड़ सकते हैं। 70 बीपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं, जहां हम प्रीलिम्स मेंस दोनों की प्रिपरेशन कराते हैं। क्लासेज आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाती हैं। उन क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे 499 के पेड ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। तो बीपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। 6306473800 हमारा नंबर है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के सेगमेंट पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विज्ञान प्रौद्योगिकी को पढ़ते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो पहली घटना है वो चंद्रयान 4 मिशन से रिलेट करती है। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यान के विकास एवं प्रक्षेपण का उत्तरदायित्व जो होगा वो इसरो पर होगा। वास्तव में चंद्रयान 4 मिशन के माध्यम से उन मूलभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा जो चंद्रमा पर भारत की मानव युक्त लैंडिंग जो 2040 तक प्रस्तावित है उसके लिए आवश्यक है। चंद्रयान 4 एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन होगा, जिस पर कुल व्यय कितना किया जाएगा, 2104.6 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? उन मूलभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को डेवलप करना जो चंद्रमा पर भारत की मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या करे, सफल करे। और चंद्रमा पर मानव युक्त लैंडिंग का लक्ष्य जो रखा गया है भारत के द्वारा, वो कौन सा वर्ष है? 2040 तक, राइट। और इस प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन यानी चंद्रयान 4 मिशन के लिए टोटल जो व्यय अनुमानित की गई है वो कितनी है? 2104.06 करोड़। यह मिशन भारत को उन महत्वपूर्ण मूलभूत प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाएगा जो मानव युक्त मिशनों, चंद्रमा से नमूने की वापसी और चंद्रमा के नमूने के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस मिशन को अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात 36 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस चंद्रयान 4 मिशन को जो मंजूरी दी गई है, सबसे पहले तो डेट याद रखना है, 18 सितंबर 2024 को। ये एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन होगा जिसके तहत उन बेसिक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा जो चंद्रमा पर भारत की मानवयुक्त लैंडिंग को सफल करे। और चंद्रमा पर भारत की मानवयुक्त लैंडिंग का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2040 तक है। और इस मिशन के लिए टोटल व्यय कितना निर्धारित किया गया है? तो 2104.06 करोड़ रुपए। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के संबंध में आप देख लीजिए, 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की है। गगनयान कार्यक्रम के दायरे में विस्तार के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रदत्त मंजूरी के तहत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल का विकास किया जाएगा। साथ ही स्टेशन के निर्माण और परिचालन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित तथा सत्यापित करने के लिए संचालित किए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का प्रक्षेपण जो है वो 2028 तक प्रस्तावित है और 2035 तक इसके परिचालित करने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? एक तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को कैबिनेट के द्वारा कब मंजूरी दी गई है इसको डेवलप करने के लिए, तो 18 सितंबर को। नेक्स्ट, ये स्टेशन किस कार्यक्रम के तहत डेवलप किया जा रहा है? तो गगनयान कार्यक्रम के तहत। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल का प्रक्षेपण का जो टारगेट रखा गया 2028 तक, और 2035 तक एक परिचालित भारतीय स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। बाकी आपको पता ही है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित सुविधा होगी जो सूक्ष्म गुरुत्व यानी माइक्रो ग्रेविटी आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करेगी। और ये जो वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास होगा ये क्या करेगा? 2040 तक जो भारत ये मानव युक्त चंद्र मिशन का टारगेट रखा गया है उसके लिए जो है ये सहायक होगा, राइट। वीनस ऑर्बिटल मिशन को भी स्वीकृति दी गई है 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। यह मिशन पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु लॉन्च किया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा वीनस ऑर्बिटल मिशन को एक तो कब मंजूरी दी गई है, तो आप क्या बताएंगे? 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। वीनस ऑर्बिटल किससे संबंधित होगा? तो शुक्र ग्रह के अन्वेषण से। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, शुक्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं, राइट। इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यान के विकास और उसके प्रक्षेपण का उत्तरदायित्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का होगा।
वीनस ऑर्बिटल मिशन का प्रक्षेपण 2028 में प्रस्तावित है। इस तरह हमने 3 तथ्य यहाँ पर देखे। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 3 मिशन को यहाँ मंजूरी दी गई है। एक तो चंद्रयान 4 मिशन है, दूसरा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और तीसरा क्या है, वीनस ऑर्बिटल मिशन। शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ अन्य मिशन है, जैसा कि 69th बीपीएससी में इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था। तो देख लीजिए, शुक्र ग्रह से संबंधित एक है मैरिनर 2 और ये पृथ्वी से परे किसी अन्य ग्रह के अन्वेषण के लिए पहला सफल मिशन था, अमेरिका मिशन, जो शुक्र ग्रह के निकट से होकर गुजरा था। तो मैरिनर 2 मिशन हो गया जो शुक्र ग्रह से संबंधित है। उसके अलावा आपको यहाँ पर 2 मिशन दिखाई दे रहे हैं, नासा के हैं, जो भविष्यलक्षी हैं। एक तो है डाविंसी जो नासा का मिशन होगा और जिसका प्रक्षेपण का प्रस्ताव नासा ने 2030 में रखा है। डाविंसी जो शुक्र ग्रह से संबंधित होगा। उसके अलावा वेरिटास है, यह भी नासा का भविष्य में प्रक्षेपित किए जाने वाला मिशन है जो शुक्र ग्रह से संबंधित होगा। राइट, आगे देखते हैं। अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास को भी मंजूरी प्रदान की है। अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान यानी न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान की वर्तमान नीति भार क्षमता यानी पोलाइड कैपेबिलिटी की तुलना में ये जो अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान की नीति भार क्षमता जो होगी वो 3 गुनी होगी। साथ ही अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान एक पुनर्योज्य यानी रीयूजेबल प्रक्षेपण यान होगा जो कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा। अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान ये एक उच्च पेलोड, लागत प्रभावी, पुनर्योज्य, व्यावसायिक रूप से व्यवहार प्रक्षेपण यान होगा। इसके विकासात्मक चरण को 8 वर्षों में पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है पोलारिस डॉन मिशन। 10 सितंबर 2024 को नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से पोलारिस डॉन मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इस मिशन को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के तहत एक 4 सदस्यीय नागरिक दल को अंतरिक्ष में भेजा गया था जो निम्नवत है। अब यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें कि पोलारिस डॉन मिशन एक तो कहाँ का मिशन है, तो ये नासा का मिशन है। दूसरी चीज इसके प्रक्षेपण के लिए याद रखिएगा फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया और इस मिशन के तहत 4 सदस्यीय नागरिक दल को अंतरिक्ष में भेजा गया। इतनी बात आपको इसमें एक तो याद रखनी है। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक को पूरा किया गया। स्पष्ट है कि गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई यह प्रथम स्पेस वॉक थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है पोलारिस डॉन मिशन के संदर्भ में कि इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक, फर्स्ट एवर कॉमर्शियल स्पेस वॉक को पूरा किया गया और ये नॉन प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई पहली स्पेस वॉक थी। राइट, आगे बढ़ते हैं। इस मिशन के दौरान मिशन विशेषज्ञ सराह गिलिस ने वायलिन पर स्टार वार्स द फोर्स अवेंकस नामक फिल्म के गीत रेज थीम की धुन बजाई थी। इस गीत को रिकॉर्ड कर स्पेस एक्स के स्टारलिंक उपग्रह समूह द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया था। तो ये पोलारिस स्टेशन के संबंध में कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। वैसे भी अमेरिका के नासा के द्वारा जो भी साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो इवेंट्स होता है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान समझौते पर हस्ताक्षर किया है अभी हाल ही में। इस समझौते के तहत एक्सियोम मिशन 4 के माध्यम से एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा। यह राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 गगन यात्रियों की सिफारिश की है। इसमें शामिल हैं एक तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो प्राइम के रूप में होंगे और बैकअप के रूप में कैप्टन बालाकृष्ण नायर शामिल होंगे। तो इन दोनों का नाम याद रखना है कि इस मिशन के तहत इनको भेजा जा रहा है। तो अमेरिकी कंपनी एक्सियोम और इसरो के साथ एक ऐतिहासिक समझौते के माध्यम से अंतरिक्ष उड़ान एक समझौता हुआ है, स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा। इसमें 2 लोगों को यहाँ पर चुना गया है, जिसमें एक हैं शुभांशु शुक्ला और दूसरे हैं बालकृष्ण नायर। तो दोनों आपको याद होने चाहिए। गगनयान मिशन देख लेते हैं। इसके तहत 4 नामित अंतरिक्ष यात्री हैं। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन हेतु 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किया गया था, जिसमें शामिल हैं बालकृष्ण नायर, दूसरे अजीत कृष्णन, तीसरे थे अगंद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। मिशन रूमी 2024 भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक पुनर्योज्य हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर प्रक्षेपण किया गया है, जिसका नाम क्या है, मिशन रूमी।
अब आपसे पूछा जाएगा मिशन रूमी किससे संबंधित है, तो ये एक रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है और ये भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का जो है मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। नाम क्या है उसका, मिशन रूमी नाम दिया गया है। तमिलनाडु के एक तटीय गांव थिरुविंदथाई से लॉन्च किया गया इसे। इस मिशन के तहत रूमी वन नामक एक पुनर्योज हाइब्रिड रॉकेट को एक उपकक्षीय प्रक्षेप पथ में प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन के तहत रूमी के रॉकेट 3 क्यूब उपग्रह और 50 पीको उपग्रहों को माध्य समुद्र स्तर से अधिकतम ऊंचाई तक लेकर गया और उपग्रह वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान संचालित करने के उद्देश्य से डाटा एकत्र करेगा। अब इसमें जो आपके लिए याद करने लायक स्टेटमेंट है मिशन रूमी के संबंध में, एक तो ये भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जो कि एक मोबाइल लॉन्चर के द्वारा प्रक्षेपण किया गया। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, तो तमिलनाडु के एक तटीय गांव थिरुविंथाई से। उद्देश्य क्या है इस रूमी मिशन का, तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर अनुसंधान संचालित करने के उद्देश्य से डाटा एकत्र करना। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है SSLV D3। SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है और इस मिशन के तहत मुख्य उपग्रह के रूप में इसरो के नवीनतम भू अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 को पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। SSLV D3 मिशन के तहत किस भू अवलोकन उपग्रह को पृथ्वी की सतह पर स्थापित किया गया है, तो आप क्या बताएंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 को, राइट। और इस सफल उड़ान के साथ ही SSLV का विकासात्मक चरण भी पूरा हो गया है। इस मिशन के तहत 200 ग्राम वजनी SR-0 डोमेसैट को भी उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया है और ये जो SR डोमेसैट उपग्रह है इसको चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस रिक्शा द्वारा विकसित किया गया है। यह उपग्रह अपने साथ 2 पेलोड को भी लेकर जाएगा। इनमें से एक पेलोड का विकास चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के निर्देशन में SRM पब्लिक स्कूल चेन्नई के छात्रों के द्वारा किया गया है और इस प्रकार SRM पब्लिक स्कूल स्पेस रिक्शा मोड में किसी पोलेड को लॉन्च करने वाला प्रथम भारतीय स्कूल भी बन गया है। तो कुछ ये अन्य चीजें भी आपको याद रखनी चाहिए। तो ये SSLV D3 मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस मिशन के तहत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 और SR-0 डेमोसैट सैटेलाइट को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित किया गया है। बाकी इसके संदर्भ में जो बातें आपको बताई गई हैं याद रखना। SSLV के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, इसका स्टैटिक पोर्शन। SSLV इसरो का एक नया प्रक्षेपण यान है। SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी लघु उपग्रह प्रमोचन वाहन। यह 10 से 500 किलोग्राम तक के छोटे सूक्ष्म और नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर की ग्रही कक्षा यानी प्लानर ऑर्बिट में प्रमोचित करने में सक्षम है। नेक्स्ट है इसरो का पुनर्योज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक। तो आपको सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है कि पुष्पक क्या है। तो पुष्पक इसरो का एक पुनर्योज्य प्रक्षेपण यान है। इसरो ने अपने पुनर्योज्य प्रक्षेपण यान यानी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का अवतरण परीक्षण यानी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से किया है, तो वैमानिकी परीक्षण क्षेत्र एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से। इस रॉकेट के लैंडिंग परीक्षण की श्रृंखला में ये तीसरा और अंतिम परीक्षण था। तो ये आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पुष्पक किससे संबंधित है, तो ये इसरो का पुनर्योज्य प्रक्षेपण यान है जिसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से। और ये तीसरा मिशन था इस लैंडिंग परीक्षण की श्रृंखला का। आगे देखते हैं पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट के संबंध में। ये एकल 3D मुद्रित इंजन विश्व के प्रथम रॉकेट का हाल ही में प्रक्षेपण किया गया है। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से संपन्न हुआ। यह प्रक्षेपण चेन्नई स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इस तरह यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार स्थित भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड से किया गया। भारत की प्रथम निजी लॉन्च पैड को धनुष नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यह लॉन्च पैड अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, एक तो पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से संपन्न हुआ और किस लॉन्च पैड से इसको प्रक्षेपित किया गया, तो उसका नाम क्या है, धनुष दिया गया है। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो चेन्नई स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा। और ये भारत का पहला निजी लॉन्च पैड होगा। नाम क्या है इसका, धनुष है। ज्ञातव्य है कि एकल 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व के प्रथम रॉकेट को अग्निबाण SORTED अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर नाम दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि भारत में अर्ध क्रायोजेनिक इंजन यानी सेमी क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित किसी रॉकेट का यह प्रथम प्रक्षेपण भी था। इस मिशन में जिस एकल 3D मुद्रित अर्ध क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया है उसे अग्निलेट नाम दिया गया है। तो ये पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक निजी लॉन्च पैड, जो भारत का पहला निजी लॉन्च पैड जिसका नाम दिया गया धनुष, उससे इसको प्रक्षेपित किया गया है और इस लॉन्च पैड को अग्निकोल कॉस्मास प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। एक बात इसमें और आपको क्या याद रखनी है कि इस मिशन के लिए जिस एकल 3D मुद्रित अर्ध क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया उसका नाम क्या दिया गया है, अग्निलेट नाम दिया गया है। नेक्स्ट है ब्लू ओरिजिन का NH-25 मिशन। अमेरिका की एरोस्पेस और प्रक्षेपण सेवा प्रदाता निजी कंपनी ब्लू ओरिजिन के द्वारा इस मिशन को प्रक्षेपित किया गया है। नाम क्या है, NH-25। इस मिशन के तहत 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इसमें भारत का एक अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है जिसका नाम क्या है, गोपी थोटाकुरा। तो ये आपको याद रखना है। गोपी थोटाकुरा भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक बन जाएंगे। ये राकेश शर्मा जो 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी, उसके बाद ये दूसरे भारतीय भी हो जाएंगे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले, और ये पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक भी होंगे। नाम क्या है इनका, गोपी थोटाकुरा। किस मिशन के तहत जाएंगे, तो अमेरिका की एरोस्पेस और प्रक्षेपण सेवा प्रदाता निजी कंपनी ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन के अंतर्गत। भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुलाशेखरपट्टिनम में भारत के द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया है। कुलाशेखरपट्टिनम तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित एक तटीय गांव है। भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट 24 महीने के भीतर पूरी तरह कार्यशील हो जाएगा और यह गैर सरकारी उद्यमों की अंतरिक्ष गतिविधियों का संवर्धन भी करेगा। इस पोर्ट का उपयोग छोटे उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV के प्रक्षेपण में किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसका नाम है सार, ये भारत का प्रथम अंतरिक्ष पोर्ट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत का जो पहला अंतरिक्ष पोर्ट है उसका नाम क्या है, सार है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और हाल ही में ये दूसरा अंतरिक्ष पोर्ट कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसका शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में किया है, राइट। और ये दूसरा अंतरिक्ष पोर्ट होगा। उल्लेखनीय है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार विशाल भारतीय तटरेखा से घिरे उत्तरी अक्षांश पर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित है, जो इसे विश्व के सबसे आदर्श प्रक्षेपण स्थलों में से एक बनाता है। तो इस तरीके से कभी कथन कारण में प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र विश्व के एक आदर्श प्रक्षेपण स्थलों में से एक है। क्यों एक है, क्योंकि ये तटरेखा से घिरे उत्तरी अक्षांश पर भूमध्य रेखा के ऊपर ठीक स्थित है। और ये जो स्थिति है, बेसिकली ये जो स्थिति है, ये स्थिति प्रक्षेपण यान के प्रक्षेपित करने की सबसे उपयुक्त स्थिति मानी जाती है, राइट। अब हम आगे देखते हैं। आगे है स्टेटियो शिवशक्ति पॉइंट। आप जानते हैं चंद्रयान 3 का लैंडर जहां पर उतरा था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, और उस पॉइंट का नाम रखा गया था शिवशक्ति, और जिसको हाल ही में ग्रही प्रणाली नामकरण प्लानिटरी सिस्टम नोमेनकल्चर के लिए अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के कार्यकारी समूह ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेटियो शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान कर दी है। आप जानते हैं कि 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने में सफलता प्राप्त की थी। और चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की जिस सतह पर उतरा था उसे अब शिवशक्ति के नाम से जाना जाएगा, और यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। अब किसी ग्रहीय नामकरण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो जैसे स्थलीय नामकरण किसी स्थल के लिए किया जाता है, उसको विशिष्ट नाम दिया जाता है, उसी तरीके से ग्रही नामकरण का उपयोग किसी ग्रह या उपग्रह की सतह पर किसी आकृति या चिन्ह को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए किया जाता है, ताकि उस आकृति या चिन्ह का आसानी से पता लगाकर उसका वर्णन किया जा सके। और ये तभी किया जाता है, तो ग्रहों और पिंडों की सतह पर पाई जाने वाली आकृतियों का नामकरण केवल तभी किया जाता है जब वो वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, और जब ऐसी आकृतियों या चिन्हों का नामकरण बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक और मानचित्रण समुदायों के लिए उपयोगी होता है। तो ये आपको इस तरीके के स्टेटमेंट पता होने चाहिए। प्रश्न बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार इस तरह पूछे जा सकते हैं, राइट। विक्रम 1 के चरण 2 का
सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया गया है मार्च 2024 को स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। विक्रम 1 प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण का यहाँ पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ है। उल्लेखनीय है कि विक्रम 1 प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण को कलाम 250 नाम दिया गया है। तो ये एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विक्रम 1 का जो द्वितीय चरण का प्रक्षेपण किया गया है स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, उसका नाम क्या दिया गया है मिशन का, तो कलाम 250। 20 फरवरी 2024 को स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाओं के लिए कल्पना फेलोशिप की घोषणा की थी। इस बात को भी याद रखिए कि कल्पना फेलोशिप किससे संबंधित है, तो अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाओं के विकास से संबंधित है। और इस कल्पना फेलोशिप को किसके द्वारा शुरू किया गया, तो स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का, जिसने हाल ही में विक्रम 1 के द्वितीय चरण का प्रक्षेपण किया गया है और इसका नाम क्या दिया है, कलाम 250। ओडिसियस ये चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया है। फरवरी 2024 को ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया। तो याद रखिएगा, चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान कौन सा बन गया है, तो ओडिसियस बन गया है। इस अंतरिक्ष यान को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कनाडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ह्यूस्टन अमेरिका स्थित इंट्यूटिव मशीन्स नामक एक वाणिज्यिक कंपनी के IM-1 मिशन के तहत इसे प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन के तहत ही एक नोवासी रोबोटिक चंद्र लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में स्थित मैलापार्ट ए क्रेटर के निकट उतारा गया। उल्लेखनीय है कि इस नोवासी लूनर लैंडर को ही ओडिसियस नाम दिया गया है। ओडिसियस वर्ष 1942 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान भी है। यानी ये अमेरिकी अंतरिक्ष यान है ओडिसियस, और ये 1972 में अपोलो 17 गया था चंद्रमा की सतह पर, सॉफ्ट लैंडिंग की थी, और ये 1972 अपोलो 17 के बाद जो है ऐसा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है ओडिसियस। इस मिशन के तहत एक नोवासी रोबोटिक चंद्र लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित मैलापार्ट ए के निकट उतारा गया था, और इस नोवासी लूनर लैंडर को ही क्या नाम दिया गया है, ओडिसियस, और इसी के नाम पर जो है इस मिशन को भी नाम दिया गया है। याद रखिएगा, चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया है ओडिसियस, राइट। मैलापार्ट ए क्रेटर क्या है, तो इस क्रेटर का नाम जो है चार्ल्स मैलापार्ट के नाम पर रखा गया, और चार्ल्स मैलापार्ट बेल्जियम के खगोल वैज्ञानिक थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हाई एल्टीट्यूड पेसेडो सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। फरवरी 2024 में CSIR राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक सौर ऊर्जा चालित छद्म उपग्रह, जिसका नाम क्या दिया गया है, हाई एल्टीट्यूड पेसिडो सैटेलाइट, और इसका पहला सफल परीक्षण किया गया है। वास्तव में यह एक नई पीढ़ी के अनमैन्ड एरियल व्हीकल का प्रोटोटाइप है, लेकिन ये कोई सामान्य अनमैन्ड एरियल व्हीकल नहीं है, बल्कि ये समताप मंडल तक में उड़ान भर सकता है। और इसका जो प्रक्षेपण किया गया है वो कर्नाटक के चित्रदुर्ग से किया गया है। हाई एल्टीट्यूड पेसिडो सैटेलाइट की जो प्राथमिक उपयोगिता है वो निरीक्षण एवं निगरानी में है, साथ ही आपदा प्रबंधन में भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। GSLV F-14 इनसैट 3DS मिशन के बारे में देख लीजिए। इसरो के द्वारा इनसैट 3DS उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। उस उपग्रह को GSLV F-14 प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से संपन्न हुआ है। इनसैट 3DS एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इनसैट 3DS मिशन का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है, तो GSLV F-14 के द्वारा। और ये इनसैट 3DS मिशन किससे संबंधित होता है, ये है मौसम विज्ञान उपग्रह, राइट। मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट होता है इनसैट, जो सैटेलाइट होता है इनसैट। अगर किसी भी प्रक्षेपण यान के पहले आप इनसैट लगा देखिए, इसका क्या मायने होगा कि वो मौसम विज्ञान उपग्रह है। इस उपग्रह के मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए भूमि और समुद्री सतहों के संवर्धित मौसम विज्ञान प्रक्षेपणों एवं निगरानी के लिए इसको डिजाइन किया गया है। यह मिशन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इनसैट 3DS मिशन किसके द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित है, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत। इनसैट 3DS का लिफ्ट भार 2274 किलोग्राम है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभिन्न विभाग संस्थान बेहतर
मौसम पूर्वानुमान और मौसम विज्ञान सेवाएं प्रदान करने के लिए इनसैट 3DS उपग्रह के डाटा का उपयोग करेंगे, जिनमें से कई संस्थाएं शामिल हैं। और ये संस्थाएं आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर हैं, कभी कदार मिलान करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें शामिल होगा भारत मौसम विज्ञान विभाग, दूसरा राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र जो नोएडा में है। तो याद रखिएगा, ये जो आपको बताई जा रही हैं चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये कहाँ पर है, पुणे में है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ये चेन्नई में है। और ESSO यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ये कहाँ, हैदराबाद है। तो इन सभी संस्थाओं का जो है संस्थाओं के उपग्रहों के डेटा का उपयोग करेगा मौसम संबंधी निगरानी करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, इन संस्थाओं के केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं, ये मिलान करने के लिए दिए जाते हैं, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है PSLV C-58 का एक्सपोसैट मिशन। ये PSLV की 60वीं उड़ान थी, जिसके तहत एक्सपोसैट मिशन उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। एक्सपोसैट का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसरो का यह पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन में अनुसंधान हेतु समर्पित है। तो एक्सपोसैट मिशन के बारे में याद रखिएगा। एक तो इसका प्रक्षेपण किस सैटेलाइट से किया गया है, तो PSLV C-58 से। और ये इसरो का पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे एमिशन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन यानी स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट्स में अनुसंधान हेतु समर्पित है। यह उपग्रह पृथ्वी की 3 कक्षाओं में निम्नलिखित 2 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर जाएगा। एक है आपका पोलिक्स पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, दूसरा है एक्सपेक्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोकॉपी एंड टाइमिंग। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि पोलिक्स का विकास किया गया है रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा, और जो एस्पेक्ट पेलोड है उसका विकास किया गया है UR राव उपग्रह केंद्र के अंतरिक्ष खगोल विज्ञान समूह के द्वारा। अब यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, अगर एग्जामिनर को गलत कराना होगा तो ये उल्टा लिख देगा, तो अगर सही कराना होगा तो दोनों स्टेटमेंट को सही रखेगा। तो याद रखिएगा, 2 पेलोड को लेकर जाया जाएगा एक्सपोसैट मिशन के तहत, जिसमें एक होगा पोलिक्स जिसका विकास रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के द्वारा किया गया है, दूसरा होगा एक्सपेक्ट जो UR राव उपग्रह केंद्र के अंतरिक्ष खगोल विज्ञान समूह के द्वारा विकसित किया गया है। ज्ञातव्य है कि पोलिक्स ये माध्यम एक्सरे ऊर्जा बैंड में पहला ऐसा पेलोड है जो विशेष रूप से पोलरीमीटर मापन के लिए समर्पित है। एक्सपोसैट के सफल परीक्षण के साथ ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला ऑब्जर्वेटरी प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2021 में IXPE इमेजिन एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर मिशन को प्रक्षेपित किया था। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नासा के बाद जो है भारत दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए ऑब्जर्वेटरी प्रक्षेपित करेगा, राइट। एक्सपोसैट मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपोसैट मिशन ये पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह होगा जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे एमिशन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन में अनुसंधान हेतु समर्पित होगा। एक्सपोसैट मिशन को किस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो PSLV C-58 के द्वारा। बाकी चीजें इसमें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान, इसके संबंध में देख लीजिए। साइकी अंतरिक्ष यान के साथ नासा का डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नामक एक प्रयोग भी भेजा गया। यह पहली बार चंद्रमा से परे लेजर संचार का परीक्षण करेगा। साइकी नाम नासा का जो एक अंतरिक्ष मिशन है जिसे साइकी नाम के धातु समृद्ध क्षुद्रग्रह मेटल रिच एस्ट्रॉयड के अध्ययन हेतु प्रारंभ किया गया है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जो नासा का साइकी अंतरिक्ष यान है, बेसिकली ये एक मेटल रिच एस्ट्रॉयड का अध्ययन करेगा। यह नासा का ऐसा प्रथम मिशन व बर्फ से अधिक धातु से युक्त किसी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। साइकी अंतरिक्ष यान सौर विद्युत प्रणोदन, सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्यूजन द्वारा ये चालित होगा और अंतरिक्ष यान के वर्ष 2029 तक साइकी क्षुद्र ग्रह तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब साइकी क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो इटालियन खगोल शास्त्री गैस्पारिस के द्वारा जो है साइकी क्षुद्र ग्रह की खोज 1852 में पहली बार की गई थी और ये खोजे जाने वाला 16वां क्षुद्र ग्रह था, इसलिए इसका नाम 16 साइकी भी है। 16 साइकी भी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जो अधिकांश क्षुद्रग्रह होते हैं वो चट्टानी व बर्फीले होते हैं, परंतु ये जो साइकी क्षुद्रग्रह है ये चट्टान व बर्फ से अधिक यहाँ पर धातु विद्यमान है। साइकी क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह पेटी के वायव्य भाग में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो कभी क्षुद्रग्रह के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच जो है ये परिक्रमा करते हैं सूर्य की। तो साइकी क्षुद्रग्रह भी मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी के बाएं भाग में सूर्य की परिक्रमा करता है। साइकी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो अधिकांश क्षुद्रग्रह होते हैं वे चट्टानी व बर्फीले होते हैं, लेकिन साइकी क्षुद्रग्रह जो कि खोजा गया 16वां क्षुद्रग्रह था इटालियन खगोल शास्त्री गैस्परिस के द्वारा, ये धातुओं से समृद्ध है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये अंतरिक्ष यान जो नासा का साइकी अंतरिक्ष यान है 2029 तक साइकी क्षुद्रग्रह तक पहुंचने का लक्ष्य प्रस्तावित है। अगला है यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा 1, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह मिशन इस रॉकेट के अटलांटिक महासागर में गिरने के साथ ही समाप्त भी हो गया है। अक्टूबर 2023 को स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस द्वारा म्यूरा 1 नामक पुनर्योज रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। म्यूरा 1 को इसके पूर्व नाम एरियन 1 के नाम से भी जाना जाता है। तो म्यूरा 1 या फिर इसका अन्य नाम क्या है, एरियन 1 भी है। म्यूरा एक उपकक्षीय पुनर्योज रॉकेट है जिसे निजी तौर पर यूरोप में विकसित किया गया है, और इस तरह म्यूरा 1 यूरोप में किसी निजी कंपनी के द्वारा विकसित पहला रॉकेट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, याद रखिएगा। म्यूरा 1 यूरोप में किसी निजी कंपनी के द्वारा विकसित पहला रॉकेट है, और इस रॉकेट के मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उपकक्षीय परीक्षण उड़ान का संचालन करना। इस म्यूरा 1 का अन्य नाम क्या है? एरियन 1 भी है। म्यूरा 1 एक सब ऑर्बिटल पुनर्योज रॉकेट है जिसे निजी तौर पर यूरोप में विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट ये है म्यूरा 1, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा यूरोप में किसी निजी कंपनी के द्वारा विकसित पहला रॉकेट कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? म्यूरा 1, या फिर इसका अन्य नाम क्या है? एरियन 1, राइट। अगला है भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 मिशन, जिसको हम नाम देते हैं PSLV C57। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा इसे सफलतापूर्वक सितंबर 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। जैसे अभी हमने पीछे एक्सपोसैट मिशन देखा था, PSLV C58 के द्वारा उसे प्रक्षेपित किया गया था, उसी तरीके से आदित्य L1 मिशन है। ये भारत का पहला सौर मिशन है, फर्स्ट सोलर मिशन है, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C57 के द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया है। अब यहाँ पर जो आप आदित्य L1 मिशन में L1 देख रहे हैं, L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट को संदर्भित करता है। लैग्रेंज पॉइंट के बारे में जान लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। लैग्रेंज पॉइंट का नामकरण इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर किया गया है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित ऐसे स्थल होते हैं जहां दो विशाल पिंडों, जिसमें एक पृथ्वी और दूसरा सूर्य होता है, दो विशाल पिंडों जैसे पृथ्वी और सूर्य के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंड जैसे अंतरिक्ष यान द्वारा इनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि लैग्रेंज पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं जहां पर दो विशाल पिंड यानी पृथ्वी और सूर्य का संयुक्त जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है किसी छोटे पिंड द्वारा इनके साथ गति करने के लिए जो आवश्यक सेंट्रीपेटल फोर्स है इसके बराबर हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो पिंड होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच इस लॉरेंज पॉइंट पर ये स्थिर हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से पृथ्वी और सूर्य दोनों तरफ से जो है बराबर एक संतुलित बल लगता है, जिसके कारण ये पिंड ना तो पृथ्वी पर आकर दोबारा से गिरता है, ना ही ये सूर्य की तरफ आकर्षित होकर सूर्य की तरफ जाकर टकराकर नष्ट होता है। तो एक ये बिंदु जो लॉन्ग रेंज बिंदु है यहाँ पर ये स्थिर हो जाता है। इस कारण इन बिंदुओं पर स्थापित कोई वस्तु या पिंड इन दोनों खगोलीय पिंडों के संबंध में अपेक्षाकृत स्थिर या संतुलित रह सकता है। लैग्रेंज बिंदु ऐसे स्थान है जहां पर अगर कुछ स्थापित कर दिया जाए तो वह वस्तु जो है वहां पर स्थिर हो जाती है और उनके स्थान पर बने रहने के लिए उसे दोनों विशाल खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से नहीं जूझना पड़ता है। दो विशालकाय पिंडों वाली किसी गुरुत्वाकर्षण प्रणाली जैसे सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के लिए जो लैग्रेंज पॉइंट हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 5 है, L1, L2, L3, L4, L5। तो ये याद रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के संबंध में जो लैग्रेंज पॉइंट है उनकी संख्या कुल 5 है। लैग्रेंज पॉइंट जिसको L1 नाम दिया जाता है सूर्य पृथ्वी रेखा के ये मध्य स्थित है। लैग्रेंज पॉइंट 1 की रणनीतिक स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि आदित्य L1 मिशन सूर्य का निरंतर एवं निर्बाध रूप से क्या करेगा? अवलोकन कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि सौर मिशन में जो आदित्य L1 मिशन है वो सूर्य के पास नहीं जाएगा, बल्कि सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थिर रहेगा और ये लगातार सूर्य की जो है निरंतर और निर्बाध रूप से बिना सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जूझे हुए वो सूर्य की निगरानी कर सकेगा।
आदित्य L1 मिशन सूर्य के व्यवस्थित अध्ययन को संचालित करने के लिए अपने साथ 7 वैज्ञानिक पेलोड लेकर गया है। तो ये आपको बस नंबर याद रखना है कि आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपने साथ कितने वैज्ञानिक पोलेट साइंस पोलैट्स को लेकर गया है, उनके नंबर याद रखिएगा, 7 वैज्ञानिक पोलेट। बाकी इनके नाम एक बार देख लीजिए, नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2024 को आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट L1 बिंदु के आसपास अपनी पहली प्रभामंडल कक्षा जो है पूरी कर ली है। उल्लेखनीय है कि प्रभामंडल कक्षा में आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के आसपास एक परिक्रमा को पूरा करने में 178 दिन लगते हैं। आगे अब देखते हैं नभमित्र डिवाइस क्या है। इसरो ने नभमित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा उपकरण के सफलता पूर्वक परीक्षण कर ली है और यह परीक्षण केरल स्थित नींदकारा उपनगर में किया गया है, जहां इस उपकरण को मत्स्य नौका पर स्थापित किया जाएगा। नवमित उपकरण को इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। इस उपकरण को समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। तो नवमित्र डिवाइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2 फैक्ट आपको सबसे मोस्ट पता होना चाहिए। एक तो इसका उद्देश्य क्या है, तो समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा करना। इस नवमित्र डिवाइस को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के द्वारा। बाकी इसका प्रक्षेपण केरल स्थित नींदकारा उपनगर से किया गया है और इसे मत्स्य नौकायान पर स्थापित किया जाएगा मछुआरों की सुरक्षा के संदर्भ में। लूना 25 मिशन ये एक रशियन मिशन था, रशियन चंद्र मिशन था जो फिलहाल असफल रहा था। विगत 47 वर्षों में रूस के द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से यह प्रक्षेपित चंद्र मिशन था, लूना 25 मिशन। लूना 25 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराना जाना था, लेकिन 20 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार लूना 25 मिशन का संपर्क नियंत्रण केंद्र से टूट जाने के पश्चात यह मिशन जो है चंद्रमा की सतह से टकराकर क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो याद रखिएगा, लूना 25 मिशन ये एक रसिया का चंद्र मिशन था जो कि असफल रहा। ये रसिया का दूसरा ये मिशन था 47 वर्षों के बाद। पहला जो इससे पहले किया गया था 1976 में किया गया था सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत लूना 24 नामक चंद्र मिशन, जो कि सफल रहा था। और ये 47 वर्षों के बाद फिर से लूना 25 मिशन दूसरा रसियन चंद्र मिशन को भेजा गया था। हालांकि ये चंद्रमा की सतह से टकराकर क्या हो गया, नष्ट हो गया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बारे में आप जानते ही हैं। 14 जुलाई 2023 को भारत के तीसरे चंद्र मिशन को सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया गया LVM-3 M4 प्रक्षेपण यान के द्वारा। तो ये आपको याद होना चाहिए। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख उपघटक थे। एक था स्वदेशी प्ररोदन मॉड्यूल, दूसरा था लैंडर मॉड्यूल जिसका नाम विक्रम दिया गया था, और एक था रोवर जिसका नाम दिया गया था प्रज्ञान। तो रोवर प्रज्ञान, लैंडर विक्रम और एक स्वदेशी प्ररोदन मॉड्यूल। 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने में सफलता हासिल की थी। इसी के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्षम विश्व का चौथा देश बन गया है, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। तो दोनों चीजों को सेग्रीगेट करके पढ़िए। अगर केवल सॉफ्ट लैंडिंग करने में पूछा जाएगा तो भारत जो है चौथा देश बन गया है, अमेरिका, रशिया और चीन के बाद। ओवरऑल अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, तो भारत विश्व का पहला देश बन गया है। जनवरी 2024 में जापान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया। इस बात को भी याद रखिए। 5 देश ऐसे हो गए हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है, जिसमें पहला है अमेरिका, दूसरा रसिया और तीसरा चीन, चौथा भारत और 5वां जनवरी 2024 में जापान बन गया है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंड करने वाला भारत विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी उसका नाम जो है शिव शक्ति दिया गया। आप जानते भी हैं, ऊपर हमने इसके बारे में देखा। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दिन 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। तो 23 अगस्त जिस दिन इस चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी लैंडर मॉड्यूल की 23 अगस्त को, तो उस दिन को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रयान 2 आप जानते हैं, चंद्रयान 2 चंद्रमा से जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसका नाम क्या रखा गया, तिरंगा नाम दिया गया है। चंद्रयान 2 इसरो के चंद्रयान कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहला चंद्रयान जो मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया था
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 का आपको वर्ष पता होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इन तीनों के बारे में बताइए। चंद्रयान 3 तो आपने देख ही लिया 2023 में, बाकी चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 का आपको वर्ष बताना है कि किस वर्ष जो है इनको प्रक्षेपित किया गया था। आगे देखते हैं, शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अधीन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिकी स्थित माइनर प्लैनेट सेंटर के द्वारा शनि के 63 नए उपग्रहों की खोज की गई है और इस खोज के साथ ही अब शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। शनि के उपग्रहों की संख्या जो है पूर्व में 83 से बढ़कर कितनी हो गई, 146 हो गई है। तो ये आपको अब क्रम पता होना चाहिए। सौरमंडल के उपग्रहों के संबंध में सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं शनि के, उसके बाद बृहस्पति के, फिर यूरेनस के 28, फिर नेपच्यून के 16 और मंगल के, मार्स के 2, पृथ्वी का 1 उपग्रह है चंद्रमा, शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो पृथ्वी पर 1 है, मंगल पर 2 है, नेपच्यून पर 16 है, यूरेनस पर 28, बृहस्पति पर 95 और शनि पर कितने हैं, 146 हो गए हैं। इस तरह सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है शनि। यहाँ पर इंग्लिश में यूरेनस और नेपच्यून के बारे में दिया गया है। यूरेनस को हम अरुण उपग्रह कहेंगे और नेपच्यून कौन सा है, वरुण उपग्रह है। तो ये क्रम उपग्रहों का भी याद रखिएगा। साथ ही आपको पता है कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है बृहस्पति का गैनामिड, और दूसरा जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन, जो शनि का है, राइट, शनि का उपग्रह है। अब हम आगे कुछ अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकियों के बारे में देख लेते हैं। भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4, काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट 4 ने अपने संपूर्ण क्षमता के साथ परिचालन आरंभ कर दिया है। यह भारत का दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का दाबित भारित जल रिएक्टर होगा। तो ये आपको याद रखना है कि भारत का जो दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का दाबित भारी जल रिएक्टर है वो कौन सा है, तो ये है काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4, और ये भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। गुजरात स्थित काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाई 3 भारत का यह पहला स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का दाबित भारी जल रिएक्टर था। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4 आप जान रहे हैं कि भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वर्तमान में भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता देखेंगे तो ये बढ़कर 80 मेगावाट तक पहुंच गई है। तो 8080 मेगावाट क्षमता हो गई है वर्तमान में भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा की। हाल ही में 19 सितंबर 2024 को पहली बार नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो गई है, और ये जो नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया है राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाई 7, जो कि रावतभाटा में आप जानते हैं राजस्थान का परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, उसमें हुई है। और इस तरह राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन की यूनिट 7 भारत का तीसरा स्वदेशी 700 मेगावाट दाबित भारी जल रिएक्टर भी बन गया है। इस तरह हम देख रहे हैं कि 700 मेगावाट दाबित भारित जल रिएक्टर के 3 अब परमाणु ऊर्जा स्टेशन हो गए, जिसमें पहला है काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाई 3, और दूसरा है काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाई 4, और तीसरा कौन सा हो गया है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाई 7, राइट। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि गुजरात में है, इसकी इकाई 4 जो है ये भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब आगे बढ़ते हैं। एरावत भारत का ध्रुवतम सुपर कंप्यूटर है। हाल ही में जारी की गई सुपर कंप्यूटरों की रैंकिंग में टॉप 50 सूची ये जारी की जाती है सुपर कंप्यूटरों में, और जिसमें जो सबसे ध्रुवतम कंप्यूटर विश्व का इस रिपोर्ट में बताया गया है वो है अमेरिका का, जिसका नाम क्या है, फ्रंटियर। तो नवीनतम सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का ध्रुवतम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। विश्व का पहला एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है ये। इस सुपर कंप्यूटर का हाई परफॉर्मेंस लिंक पैक स्कोर कितना है, तो 1.206 एक्जा फ्लॉक्स है, राइट। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रंटियर है अमेरिका का, और यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित किया गया है। टॉप 50 सूची में शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर देख लीजिए। तो पहले नंबर पर तो अमेरिका है, आप जान ही रहे हैं, 1206 पेटाफ्लॉक्स इसकी अधिकतम संसाधन गति है। उसके बाद दूसरा है अरोरा, ये भी अमेरिका का है। तीसरा है ईगल, ये भी अमेरिका का है। चौथा है फुगाकू, ये जापान का है, और पांचवा है लूमी जो फिनलैंड का है। तो ये टॉप 500 सूची में शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो अमेरिका के ही हैं, जिसमें पहले नंबर पर फ्रंटियर, दूसरे पर अरोरा, तीसरे पर ईगल है, चौथे पर है जापान का सुपर कंप्यूटर फुगाकू, और पांचवें पर है फिनलैंड का सुपर कंप्यूटर लूमी। टॉप 500 की इस सूची में भारत के 4 सुपर कंप्यूटरों ने जगह बनाई है, जिसमें
भारत के संदर्भ में जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? एरावत है, जो सीडैक पुणे में स्थापित है और वर्तमान में ये भारत का सबसे द्रुतम सुपर कंप्यूटर है। ओवरऑल इस टॉप 500 की सूची में ये एरावत सुपर कंप्यूटर भारत का जो सबसे द्रुतम सुपर कंप्यूटर है उसको 110वां स्थान मिला है। बाकी जैसे हमने बताया कि 4 सुपर कंप्यूटरों ने इस टॉप 500 की सूची में जगह बनाई है, तो उसमें से अन्य 3 सुपर कंप्यूटर कौन है उनके भी नाम देख लीजिए। तो इसके बाद हम देखते हैं परम सिद्धि एआई है, जो सीडैक पुणे में स्थापित है। ओवरऑल इस टॉप 500 की नवीनतम सूची में इसको 150वां स्थान मिला है, 185वीं रैंकिंग। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित प्रत्युष, ये तीसरा भारत का द्रुतम कंप्यूटर है, जिसे इस टॉप 500 की नवीनतम सूची में 230वां स्थान मिला है। और चौथा है मिहिर, जो राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित है, जिसको ओवरऑल इस टॉप 500 की सूची में 328वां स्थान मिला है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है भारत का सबसे द्रुतम कंप्यूटर एरावत, जिसको इस टॉप 500 की सूची में 110वां ओवरऑल स्थान मिला हुआ है। और ये कहाँ पर स्थापित है? तो सीडैक पुणे में। बाकी 3 अन्य नाम कौन से हैं? तो परम सिद्धि, प्रत्युष और मिहिर। इसके अलावा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन और उनको कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी सुमेलित करने में। तो इसमें जो आपको याद रखना है, एक तो परम रुद्र का नाम याद रखिए, जिसे 27 सितंबर 2024 का उद्घाटन किया गया है और इसको एस.एन. बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र कोलकाता में स्थापित किया गया है। तो परम रुद्र को कहाँ स्थापित किया गया हाल ही में? एस.एन. बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र कोलकाता में। परम कामरूप, ये भी सुपर कंप्यूटर है, इसको आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। परम अनंत को आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है। परम गंगा को आईआईटी रुड़की में। परम संगठक इसे आईआईटी कानपुर में और परम सिद्धि को सीडैक में। तो ये पूरी लिस्ट दी गई है, आप इनमें से याद कर लीजिए। खासकर जो ये पहले के 3 आप देख रहे हैं वो आपको याद होने चाहिए। परम रुद्र आईएनएस बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र में, परम कामरूपा आईआईटी गुवाहाटी और परम अनंत आईआईटी गांधीनगर में। बाकी लिस्ट है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली एमआरआई से मानव मस्तिष्क की छवियों का अनावरण किया गया है। अप्रैल 2024 में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली एमआरआई स्कैनर आईसेल्ट ने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि फ्रांस के शोधकर्ताओं द्वारा आईसेल्ट नामक एक सुपर एमआरआई स्कैनर का निर्माण किया गया, जो मानव मस्तिष्क की विस्तृत तस्वीर लेने में सक्षम है। तो इस आईसेल्ट को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रांस के शोधकर्ताओं के द्वारा। आईसेल्ट एमआरआई स्कैनर विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली एमआरआई मशीन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रही आईसेल्ट किससे संबंधित है? तो ये एक प्रकार की क्या है? एमआरआई मशीन है और ये विश्व की सबसे शक्तिशाली एमआरआई मशीन है, जिसे फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया और इसने हाल ही में मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर जो है प्रदान की है। आईसेल्ट जैसे शक्तिशाली एमआरआई मशीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मस्तिष्क की रचना के बारे में हमारी समझ को परिष्कृत करना और उसे बेहतर करना। एमआरआई मशीन के बारे में जान लीजिए, ये आपके लिए साइंस सेगमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका स्टैटिक पोर्शन। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई एक प्रकार का स्कैनर है जो शरीर के अंदर की छवि यानी तस्वीर लेने के लिए चुंबकत्व यानी मैग्नेटिक और जो रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, उनका उपयोग करके जो है चित्र बनाता है। इस बात को याद रखिएगा। और इसका उपयोग बीमारी का पता लगाने, निदान और उपचार की निगरानी करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बाकी करंट रिलेटेड ये विश्व की सबसे शक्तिशाली एमआरआई स्कैनर के बारे में याद रखिएगा, जिसका नाम है आईसेल्ट, जिसे फ्रांस के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया है। इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशियाई की जिस पहली हाई स्पीड रेल का अनावरण किया है उसे नाम दिया है ऊस। ऊस का पूर्ण रूप क्या होगा? वक्तु हेपत ओपेराशी ऑप्टिमल सिस्टम हैबत। हालांकि ये पूर्ण रूप आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है कि दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इंडोनेशिया के द्वारा। और इस परियोजना को मुख्य रूप से चीन के द्वारा वित्त पोषित किया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब ये रेल परियोजना कहाँ से कहाँ तक देखी जाएगी? तो ये रेल परियोजना जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी वाडुंग शहर से जोड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जो इंडोनेशिया के द्वारा अनावरण किया गया है, जिसका नाम रखा गया है ऊस, और ये चीन के द्वारा मुख्य रूप से वित्त पोषित है। और ये रेल परियोजना जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी वांडुंग शहर से जोड़ेगी। तो ये याद रखिए, जकार्ता को वांडुंग से जोड़ेगी। ज्ञातव्य है कि भारत में ऐसी कोई रेल अभी संचालित नहीं है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हाई स्पीड रेल के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि अभी भारत में वर्तमान में ऐसी कोई रेल संचालित नहीं है जिसे हाई स्पीड रेल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जो है वर्गीकृत किया गया हो। हालांकि वर्तमान में मुंबई
अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना भारत में स्वीकृत एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना है। इसके अलावा भी भारत में चिन्हित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं। ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं, जिसमें बिहार स्पेशल के लिए आप जान लीजिए वाराणसी, पटना, हावड़ा भी इसमें शामिल है। अब हम शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिकी गतिविधियों को देखेंगे। MVABN जो एमपॉक्स का ये पहला टीका है, WHO ने वयस्कों में एमपॉक्स से निपटने के लिए पहले टीके के प्रयोग को मंजूरी दे दी है और इस एमपॉक्स के टीके का नाम क्या रखा गया है? MVABN। यह एमपॉक्स का पहला ऐसा टीका है जिसे WHO की पूर्व योग्यता सूची यानी प्री क्वालिफिकेशन लिस्ट में शामिल किया गया है। MVABN का निर्माण डेनमार्क स्थित बवेरियन नॉर्डिक AS नामक कंपनी के द्वारा किया गया है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? एक तो एमपॉक्स पहला टीका हो गया है, WHO की जो प्री क्वालिफाइड लिस्ट में शामिल हुआ उसका नाम क्या रखा गया है? MVABN। और इसको किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है? तो डेनमार्क के द्वारा। बस आपको ये याद रखना है। मूलतः इस टीके को अमेरिकी सरकार के सहयोग से चेचक के टीके के रूप में विकसित किया गया था। MVABN टीके की 2 खुराकें हैं जो 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से दी जा सकती हैं, राइट। अब इस तरीके के स्टेटमेंट आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर इस तरीके का स्टेटमेंट दे देता है कि MVABN टीका एक तो किससे संबंधित है, तो ये एमपॉक्स से रिलेटेड है, जो WHO की पहली प्री क्वालिफाइड लिस्ट में शामिल हुआ है एमपॉक्स टीके के संदर्भ में, और इसे 2 खुराक में दिया जाएगा 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को। ये बात आपको याद रखनी है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2024 को WHO के महानिदेशक द्वारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अन्य देशों में एमपॉक्स के बढ़ते प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल भी घोषित किया गया था। एमपॉक्स के बारे में जान लीजिए। एक तो ये वायरस के कारण होता है, ये बात आपको याद रखना है। विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक दुर्लभ रोग है। जूनोटिक डिजीज है, यानी ये रोग जो है पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित होता है। हालांकि ये रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में भी फैल सकता है, राइट। मनुष्यों में एमपॉक्स का पहला मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था। नवंबर 2022 में WHO ने मंकी पॉक्स रोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? एमपॉक्स। तो ये एमपॉक्स बेसिकली मंकी पॉक्स ही है, जिसे WHO ने 2022 में, नवंबर 2022 में इसका नाम बदलकर एमपॉक्स किया था। तो इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमपॉक्स के लिए पहला टीका WHO की प्री क्वालिफाइड लिस्ट में शामिल होने वाला बन गया है। नाम क्या है? MVABN, राइट। डेनमार्क के द्वारा इसको विकसित किया गया है। हिलकॉल, ये हैजा का नया टीका है। एक तो आपको बस इतना पहला स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिलकॉल क्या है, तो ये हैजा का नया टीका है जिसे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। हिलकॉल जिसका नाम दिया गया है, ये एक एकल स्ट्रेन ओरल हैजा टीका है। हिलकॉल 2 खुराक में दिए जाने वाला टीका है और यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। तो ये आपको याद रखना है कि हिलकॉल टीका जो है वो 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है, 2 खुराकों में दिया जाएगा। हिलकॉल किससे संबंधित है? तो ये हैजा डिजीज से संबंधित है, जिसे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह टीका 2030 तक हैजा से संबंधित मौतों को 90% तक कम करने के लक्ष्य में जो है महत्वपूर्ण योगदान देगा। यूविकॉल 5 टीका जो WHO ने हैजा के एक नए ओरल टीकों को अपनी पूरी योग्यता की सूची में शामिल किया है अप्रैल 2024 में, और यह एक निष्क्रिय ओरल टीका है। इस टीके का विकास दक्षिण कोरिया स्थित एक कंपनी के द्वारा किया गया है, जिसका नाम क्या है? EU बायोलॉजिकल्स को लिमिटेड, राइट। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि यूविकॉल 5 टीका ये हैजा डिजीज से रिलेटेड है, जिसे हाल ही में WHO की प्री क्वालिफाइड सूची में शामिल किया गया है, और एक निष्क्रिय ओरल टीका है जिसे दक्षिण कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। हैजा एक अत्यधिक गंभीर और अतिसारीय संक्रमण रोग है। ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के द्वारा, जो दूषित भोजन या जल का उपयोग करने से होता है। तो इतना स्टैटिक पोर्शन आपको पता होना चाहिए हैजा के संबंध में। ये बैक्टीरिया से होता है, दूषित भोजन और जल का उपयोग करने से, विब्रेरी कालेरी बैक्टीरिया के द्वारा। यूविकॉल 5 टीका ये WHO की प्री क्वालिफाइड सूची में शामिल किया जाने वाला हाल ही में एक हैजा का टीका है। इसके अलावा भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा भी लॉन्च किया जाने वाला हैजा का टीका कौन सा है? हिलकॉल है, जिसे 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए दिया जाएगा 2 खुराकों में। अगला है R21 मैट्रिक्स M टीका, जो द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है, जिसे हाल ही में जुलाई 2024 को कोटे डी आइवर अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में इसको शामिल किया, और R121 मैट्रिक्स M टीके को शामिल करने वाला इस तरह कोट दी आइवर जो है विश्व का पहला देश भी बन गया है। इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। R21 मैट्रिक्स M टीका जो मलेरिया रोधी टीका है, और इस टीके को अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने वाला पहला देश विश्व का कौन सा बन गया है? कोट दी आइवर।
इस नए टीके का नाम हमने आपको बता ही दिया है, R21-METRS-M है। और यह मलेरिया का दूसरा टीका है जिसके प्रयोग की सिफारिश जो है WHO के द्वारा की गई है। इससे पहले जो एक टीका था मलेरिया का जिसे WHO द्वारा संस्तुति की गई थी, उसका नाम क्या था? मास्क्यूरिक्स था, राइट। R21-METRS-M टीका को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। R21-METRS-M टीका मलेरिया रोधक टीका का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस टीके के विकास में अमेरिका जैव प्रौद्योगिकी कंपनी नोवावैक्स इंक की एडजुवेंट प्रौद्योगिकी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। WHO ने R21-METRS-M टीका को पूर्व योग्यता टीका यानी प्री क्वालिफाइड वैक्सीन की सूची में शामिल किया। भारत में चांदीपुरा विषाणु का प्रकोप देख लेते हैं। जून 2024 के प्रारंभ और 15 अगस्त 2024 के मध्य केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा भारत में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के 245 मामले दर्ज किए गए थे और जिसमें कुल 64 मामलों में चांदीपुर विषाणु के संक्रमण की पुष्टि की गई थी। अब ये चांदीपुर विषाणु है क्या? तो भारत में ये स्थानिक यानी एंडेमिक और देश में नियमित रूप से इसका प्रकोप आपको देखने को मिलता है और ये पिछले 20 वर्षों में हम देख रहे हैं लगातार बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि देश में चांदीपुर विषाणु के वर्तमान प्रकोप से सर्वाधिक जो प्रभावित है वो क्या है? गुजरात है। तो ये आपको याद रखना है, भारत में चांदीपुर विषाणु का प्रकोप आपको सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। और ये विषाणु कैसे फैलता है? तो ये विषाणु जो मक्खियां होती हैं, सैंड फ्लाइज होते हैं, जो मच्छर और किलनी यानी जो टिक्स होते हैं, इनके द्वारा जो है प्रसारित होता है। तो चांदीपुर विषाणु मक्खियों, मच्छरों और किलनी जैसे रोगवाहकों के द्वारा प्रसारित होता है और ये रोग अधिकतर जो है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। तो चांदीपुर विषाणु के बारे में आपको बस इतनी ही बातें याद रखने लायक हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो यही हो जाता है कि चांदीपुर विषाणु का प्रकोप सबसे ज्यादा हाल ही में कहाँ देखने को मिलता है? तो गुजरात में, राइट। क्यों डेंगा? ये डेंगू का नया टीका है, तो इसके नाम से भी आप याद रखिएगा, क्यों डेंगा। तो आखिरी के 2 अक्षर डेंगा से क्या हो जाएगा? डेंगू। तो क्यों डेंगा? ये डेंगू का नया टीका है। WHO द्वारा डेंगू के एक नए टीकों को अपनी प्री क्वालिफाइड लिस्ट में शामिल किया गया है। नाम क्या गया इसका? ड्यू डेंगा। इस टीकों को टैक 003 भी नाम दिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, टैक 003। टैग 003 टीका कौन सा है? क्यों डेंगा टीका है। डेंगू का एक नया टीका है जिसे WHO ने अपनी प्री क्वालिफाइड लिस्ट में शामिल किया। WHO से लाइसेंस प्राप्त करने वाला ये डेंगू का दूसरा टीका है। इस टीके को जापान के टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। तो जो ये टैग 003 या क्यों डेंगा टीका है डेंगू के डिजीज के से रिलेटेड, इसको जापान की कंपनी टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। डेंगू के लिए विकसित टैक 003 या क्यूडेंग टीका ये एक जीवित छींड़ टीका है। जीवित छींड़ टीका क्या होता है? तो इस प्रकार का टीका वायरस के जीवित परंतु दुर्बल रूप के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी इसमें जो वायरस होता है उसका एक वीकेंड फॉर्म आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि आपका शरीर जो है उस वायरस के लिए एंटीबॉडी तैयार करने में सक्षम हो। जब प्रभावी रूप से वायरस आपके शरीर में आए तो उसके लिए शरीर जो है तैयार हो एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो इसके लिए जीवित छींड़ टीका बनाया जाता है जिसमें वायरस के जीवित परंतु वीकेंड फॉर्म यानी दुर्बल रूप का प्रयोग किया जाता है उस टीकाकरण में, राइट। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व WHO ने डेंगू के डेंग वैक्सिया नामक टीकों को लाइसेंस प्रदान की थी। जैसा कि हमने बताया कि ये जो क्यूडेंग या टैग 003 टीका है ये WHO द्वारा प्री क्वालिफाइड लिस्ट में शामिल जो है डेंगू का दूसरा टीका है। डेंगू के बारे में कुछ स्टैटिक पोर्शन देख लीजिए। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है जो लोगों में मच्छरों के द्वारा प्रसारित होता है। खासकर ये जो मच्छर होते हैं मादा मच्छर होते हैं, मुख्य रूप से एडीज एप्टीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में प्रसारित होता है। मुख्य रूप से डेंगू वायरस के 4 प्रकार होते हैं जो अलग अलग होते हुए भी जो है घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। डेंगियाल जो कि डेंगू का एक स्वदेशी टीका है। अगस्त 2024 को भारत में पहली बार डेंगू के किसी टीके के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों के शुभारंभ की घोषणा की गई है। डेंगियाल नामक इस स्वदेशी डेंगू टीके का विकास जो है वो पैनिस या बायोटेक के द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत में डेंगू के विरुद्ध कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अभी भी भारत में डेंगू के विरुद्ध ना कोई एंटीवायरल उपचार है या कह सकते हैं कोई भी लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध नहीं है। हालांकि डेंगियाल ये डेंगू का पहला स्वदेशी टीका होगा जिसके तीसरे चरण का जो है नैदानिक परीक्षण की शुभारंभ की घोषणा हाल ही में की गई है। और इसको किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है इस डेंगियाल डेंगू टीके को? तो पेनिसिया बायोटेक के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, खासकर जो लास्ट स्टेटमेंट है कि अभी भारत में जो है लाइसेंस प्राप्त डेंगू के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। मेन 5CV मेनिंजाइटिस का 5-in-1 टीका WHO द्वारा जारी अपने एक वक्तव्य के अनुसार मेनिंजाइटिस से निपटने के लिए एक नए 5-in-1 टीके
को लॉन्च करने वाला नाइजीरिया जो है विश्व का पहला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मेनिनजाइटिस का 5-in-1 टीका लॉन्च करने वाला जो नाइजीरिया है वो पहला देश बना है। इस टीके को WHO की अनुशंसा पर लॉन्च किया गया और नाम क्या इसका दिया गया है, MEN5CV। मेनिनजाइटिस के बारे में जान लीजिए, इसका स्टैटिक पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेनिनजाइटिस ये एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को आच्छादित और उनकी सुरक्षा करने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। तो मेनिनजाइटिस मुख्य रूप से मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस डिजीज जो है वो मुख्यतः जीवाणुओं के द्वारा होता है, लेकिन इसके अलावा विषाणुओं, कवकों और परजीवियों के द्वारा भी मेनिनजाइटिस डिजीज होने का खतरा रहता है। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेनिनजाइटिस डिजीज जो है वो जीवाणुओं के अतिरिक्त विषाणु, कवक और परजीवियों के द्वारा भी होता है। ये मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। 5-MEN5CV जो वैक्सीन है, और इस वैक्सीन को लॉन्च करने वाला नाइजीरिया जो है विश्व का पहला देश बन गया है। और ये 5-MEN-CV जो वैक्सीन है ये मेनिनजाइटिस का 5-in-1 टीका है। 5-in-1 टीका क्यों दिया गया है? क्योंकि यह जो टीका है वो मेनिंगोकाकल जीवाणु जो 5 प्रमुख नस्लें हैं मेनिनजाइटिस की, इनके विरुद्ध जो है ये सुरक्षा प्रदान करेगा। ये केवल एक टीका, इसलिए इसको 5-in-1 टीका कहा गया है। यानी मेनिनजाइटिस जो मेनिंगोकोकल जीवाणु से होता है, इसकी 5 नस्लें हैं, इन 5 नस्लों के लिए जो है ये टीका प्रभावी रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, जिसे WHO के द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2024 में प्रकाशित ये वायरल हेपेटाइटिस महामारी विज्ञान, सेवा कवरेज और उत्पाद पहुंच पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली समेकित रिपोर्ट है। 2022 में वायरल हेपेटाइटिस से लगभग 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, जो टीबी से होने वाली मौतों की संख्या के बराबर है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। 2022 में कोविड-19 के बाद वायरल हेपेटाइटिस तथा तपेदिक विश्व में संचारी रोग में होने वाली मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। यानी 2022 में जो सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी, एक तो कोविड-19 के कारण और उसके बाद हेपेटाइटिस और टीबी, दो ऐसे संचारी रोग हैं जिनके कारण सर्वाधिक मृत्यु हुई थी। वायरल हेपेटाइटिस बी और सी के लगभग 2/3 वैश्विक मामलों के लिए उत्तरदायी 10 देश हैं, जिसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस और रूस शामिल है। वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस बी के 50% वैश्विक मामलों के लिए 3 देश जिम्मेदार। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है कि जो हेपेटाइटिस बी है उसके लिए जो है 3 देश उत्तरदायी हैं कुल हेपेटाइटिस बी के संक्रमित मामलों के 50% का, जिसमें चीन, भारत और इंडोनेशिया है। हेपेटाइटिस सी के 50% वैश्विक मामलों के लिए 6 देश उत्तरदायी हैं, जिसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, रूसी संघ और अमेरिका है। राइट। अब इसके बाद जो ये आगे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि कुल हेपेटाइटिस बी संक्रमण के मामले में चीन के बाद जो है भारत का दूसरा स्थान है। भारत की हिस्सेदारी हेपेटाइटिस बी के संक्रमण में 11.7% है कुल। वहीं हेपेटाइटिस सी संक्रमण के कुल मामलों में भारत का स्थान पाकिस्तान के बाद दूसरा है। तो हेपेटाइटिस बी के सर्वाधिक मामले चीन, उसके बाद भारत, और हेपेटाइटिस सी के सर्वाधिक मामले पाकिस्तान, उसके बाद भारत का दूसरा स्थान। तो बी और सी दोनों ही मामलों में भारत का दूसरा स्थान है हेपेटाइटिस के संबंध में। अक्टूबर 2023 में मिस्र हेपेटाइटिस सी संक्रमण को समाप्त करने की राह पर गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। ये भी आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस सी संक्रमण को समाप्त करने की राह पर गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन सा है, वो मिस्र है। हेपेटाइटिस के बारे में जान लीजिए कि एक वायरल संक्रमण है, यानी ये वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस ये लीवर को प्रभावित करता है, आपसे कई बार पूछा जाता है। तो हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत यानी लीवर को। हेपेटाइटिस बी का टीका है, लेकिन सी का टीका जो है अभी उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण कुछ वर्षों तक पता भी नहीं चलता, यानी आपको हेपेटाइटिस होगा तो आपको कुछ वर्षों तक पता ही नहीं चलेगा। ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। बाकी हेपेटाइटिस बी का टीका है, लेकिन सी का टीका भी उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस लीवर को इफेक्ट करता है और ये वायरस से होने वाला एक संक्रमण है। जनवरी 2024 को भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका को लॉन्च किया गया था, हेवी श्योर जिसका नाम है, इस बात को भी याद रखिए। अब WHO द्वारा सराह का अनावरण किया गया है। AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है। तो सराह है क्या, SARAH, तो ये है क्या, इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट AI रिसोर्सेज असिस्टेंट फॉर हेल्थ। सराह एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है जो वीडियो या ऑडियो टेक्स्ट के माध्यम से 8 भाषाओं में 24/7 उपलब्ध रहेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से 8 भाषाओं में ये 24/7 उपलब्ध है। डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है, WHO की ये पहली डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है, ये भी आपको याद रखना है। AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर। आगे देखते हैं इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के बारे में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है।
भारत में टीबी के मामलों की दर 2015 में 237 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 2022 में 199 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। तो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो है 2015 की अपेक्षा 2022 में टीबी के मामलों में क्या आई है, कमी आई है। केंद्र सरकार ने भारत में टीबी के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 22 की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य क्या है, 2025 तक भारत से टीबी का उन्मूलन करना। और जो वैश्विक स्तर पर टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है वो क्या है, 2030 है। तो वैश्विक स्तर पर 2030 का जो टारगेट है उससे पहले 2025 में ही टीबी को खत्म करना भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था इस राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017-25 के द्वारा, राइट। आगे देखते हैं, डब्ल्यूएचओ द्वारा कोविनेट का अनावरण किया गया है। कोविनेट के बारे में बस आपको इतना जानना है कि कोविनेट का उद्देश्य क्या है, कोरोना विषाणुओं के विरुद्ध वैश्विक निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है कोविनेट, राइट। केप वर्डे मलेरिया मुक्त हुआ है। जनवरी 2024 को डब्ल्यूएचओ ने केप वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। अब तक कुल 43 देशों एवं एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। केप वर्डे ये डब्ल्यूएचओ अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित होने वाला तीसरा देश है। इससे पहले मॉरिशस और अल्जीरिया मलेरिया मुक्त घोषित किए गए थे। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल का कौन सा देश हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, केप वर्डे, और ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल का तीसरा देश है अल्जीरिया और मॉरिशस के बाद जो मलेरिया मुक्त हुआ है, राइट। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 देख लेते हैं। ऊपर हमने इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 देख ही लिया है। अब हम वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 देखते हैं जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस बीमारी के बाद विश्व में एक संक्रामक कारक से होने वाली मृत्यु के मामले में टीबी जो है वो दूसरा प्रमुख कारक है। तो इम्पोर्टेंट है कि कोरोना वायरस बीमारी के बाद जो सबसे ज़्यादा अगर मौतें हुई हैं तो वो हुई हैं टीबी से, और टीबी के बाद जो भी हमने देखा था हेपेटाइटिस से, राइट। तो ये क्रम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेटमेंट बना के प्रश्न आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ज़्यादातर इसमें दिया जाता है कि कोरोना वायरस के बाद जो है सबसे ज़्यादा मौतें जो हैं एड्स से हुई हैं। ऐसा स्टेटमेंट हमने कई बार देखा है, प्रश्न में पूछा गया है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि कोरोना के बाद जो सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं वो टीबी से हुई हैं, और टीबी से सर्वाधिक मौतें होती हैं, और उसके बाद हेपेटाइटिस का नंबर आता है। वर्ष 2022 में टीबी के कारण जो है अनुमानित 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। 2022 में विश्व स्तर पर अनुमानित टीबी प्रसार दर कितनी है, तो प्रतिवर्ष प्रति 1 लाख जनसंख्या पर नए मामले 133 आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि 2022 में वैश्विक स्तर पर अनुमानित टीबी प्रसार दर कितनी है, तो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 133 मामले। पूरे विश्व में टीबी के 2/3 मामले केवल 8 देशों में आते हैं, जिसमें जो शीर्ष स्तर पर है वो भारत है। भारत में जो है सर्वाधिक 27% पूरे विश्व के जो है टीबी के मामले आपको केवल भारत में देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थान आता है। तो भारत जो है वो टीबी के मामले में वैश्विक स्तर पर 27% टीबी मामलों के लिए जिम्मेदार है इस रिपोर्ट के अनुसार, राइट। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व स्तर पर टीबी के सर्वाधिक मामले बता ही दिए, वो भारत में है, 27% दर्ज किए गए हैं। 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था, जिसमें भारत सरकार द्वारा 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो कि टीबी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य के वर्ष 2030 से 5 वर्ष कम है। केवल टारगेट दिए जाते हैं, क्या ये अचीवेबल है क्या? आप देख रहे हैं पूरे विश्व में जो टीबी के मामले हैं उसका 27% भारत में ही है, और भारत कह रहा है कि हम जो ग्लोबल टारगेट है टीबी को खत्म करने का 2030 है, उससे पहले हम 2025 तक खत्म कर लेंगे। 2024 चल रहा है, आपको क्या लगता है अगले वर्ष जो है टीबी का उन्मूलन हो जाएगा? तो सरकार के द्वारा केवल टारगेट निर्धारित किए जाते हैं, उनका इम्प्लीमेंट या उनका पूरा किया जाना हमेशा ही हमको नहीं लगता वो संभव हो पाता है। बहुत कम, बिल्कुल नगण्य ऐसे मामले, ऐसे मिशन देखे जाते हैं जो टारगेटेबल ईयर में जो है पूरे किए जाते हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल के माध्यम से टीबी मरीजों को गोद लिया जाता है, जिससे उनकी देखभाल और इलाज में उनकी सहायता हो सके। तो निक्षय मित्र पहल किससे संबंधित है, तो ये टीबी मुक्त भारत अभियान का हिस्सा था, जिसके तहत क्या किया जाता है, टीबी मरीजों को गोद लिया जाता है, जिससे उनकी देखभाल और इलाज में सहायता हो सके। निक्षय मित्र का अभिप्राय क्या है, टीबी को समाप्त करना, राइट। अब हम एनवायरमेंट सेक्शन को पढ़ेंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 20 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के एक सदस्य बनने के भारत के प्रस्ताव को जो है स्वीकृति दे दी है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और उसका अनुसमर्थन कर भारत
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य बन गया है और भारत सहित 4 देश भी इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के सदस्य बने हैं, जिसमें शामिल है निकारागुआ, इस्तावनी और सोमालिया। तो ये आपको याद रखना है कि भारत सहित जो है 4 देश हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के सदस्य बने हैं। कौन से 4 देश हैं? एक तो भारत हो गया, उसके अलावा निकारागुआ, इस्तावनिया और सोमालिया। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को औपचारिक रूप से लॉन्च किया था और बाद में 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के सदस्य बनने के पात्र हैं और ये जो अलायंस है इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो भारत में स्थित होगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अलायंस के लिए 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है। अब ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसमें विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स होंगी, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये 2023 से लगातार न्यूज की सुर्खियों में है। अब आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो ये आपको 7 प्रमुख बिग कैट के नाम याद होने चाहिए जो इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हैं, जिनके संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उसमें कौन सा है? तो बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया जिसे हम लेपर्ड कहते हैं, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता, राइट। अब ये जो 7 बिग कैट्स हैं इसमें से 5 बिग कैट्स भारत में शामिल हैं। अगर जगुआर और प्यूमा को छोड़ दें तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता जो है वो भारत में पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की परिकल्पना एक बहुउद्देशीय बहु एजेंसी गठबंधन के रूप में किया जाएगा, जहां पर इन 7 प्रमुख बिग कैट्स का संरक्षण और इनकी जो है सुरक्षा की जाएगी। भारत में इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय होगा। 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता जो है हाल ही में 5 वर्षों की अवधि के लिए की गई है, 2023-24 से 2027-28 तक के लिए। और ये 7 बिग कैट आपको याद होनी चाहिए, याद कर लीजिए। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। भारत के 2 नए रामसर स्थल आप जानते हैं शामिल किए गए थे, नागी और नकटी, जो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा 3 नए आर्द्र भूमियों को भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों स्थल के रूप में हाल ही में शामिल किया गया है। और इस प्रकार जो है रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? 85 हो गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पूरी लिस्ट होगी, जहां पर हम पूरे 85 आर्द्र भूमियों की स्थल को यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। इन स्थलों के अब अंतर्गत देखें तो देश का जो टोटल रामसर स्थल के रूप में जो क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया है? 13,58,066 हेक्टेयर क्षेत्र जो है हो गया है रामसर स्थलों के रूप में शामिल क्षेत्र। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। भारत की 3 आर्द्र भूमियों को जो रामसर स्थल का हाल ही में दर्जा दिया गया है उसमें है नंज नारायण और काजू वैली पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु की है, और एक तवा जलाशय है जो मध्य प्रदेश के है। तो तमिलनाडु की 2 पक्षी अभयारण्य नंज नारायण और काजू वैली, और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय जिसे हाल ही में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इससे पहले जो 2 रामसर स्थल थी उनका नाम क्या था? तो नागी नकटी डैम जो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसके बारे में हमने अपने बिहार ज्योग्राफी की क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि तमिलनाडु में वर्तमान में टोटल 18 रामसर स्थल हो गए हैं, और इस तरह भारत के संदर्भ में तमिलनाडु में रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या हो गई। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, जहां पर टोटल 10 रामसर स्थल हैं। तो उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान रखता है रामसर स्थलों के संबंध में। नंज रायन पक्षी अभयारण्य जो मीठे पानी की एक झील है, और इसे तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। और वहीं जो काजू वैली पक्षी अभयारण्य है ये 16वां तमिलनाडु का पक्षी अभयारण्य है, और ये खारे पानी की झील है। प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है काजू वैली पक्षी अभयारण्य। तो ये आपको कुछ फीचर्स भी पता होने चाहिए जो रामसर साइट्स घोषित की जाती है। कभी कभी स्टेटमेंट में इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तवा जलाशय जो मध्य प्रदेश की रामसर साइट बनी है। तवा जलाशय का निर्माण तवा और दिनवा नदी के संगम पर किया गया है। महादेव पहाड़िया तवा नदी का उद्गम स्थल है, इस बात को याद रखिएगा। तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। तवा जलाशय एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है जिसका निर्माण मुख्यतः सिंचाई के उद्देश्य से किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिफिशियल वेटलैंड है तवा जलाशय। तवा और दिनवा नदी के संगम पर यह तवा जलाशय का निर्माण होता है। तवा नदी महादेव पहाड़ियों से निकलती है और ये नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। यह जलाशय सतपुड़ा बाघ अभयारण्य के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी है। इससे पूर्व आप जानते हैं 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2 आर्द्र भूमियों नकटी पक्षी अभयारण्य और नागी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
और ये दोनों ही रामसर स्थल मानव निर्मित जलाशय हैं और ये बिहार के जमुई जिले के झाझा वन रेंज में स्थित हैं। बाकी चीज़ें हमने डिटेल में अपने बिहार स्पेशल ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस की थी, तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखें। वहाँ पर हमने नागी, नकटी और बिहार के जितने भी अन्य वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये सारी चीज़ें जितने भी पक्षी अभयारण्य हैं उन पर हमने डिटेल में वहाँ डिस्कस किया था। और बिहार में इस तरीके से 3 रामसर साइट हो गई। एक तो पहली काबरताल थी, काबरताल पक्षी अभयारण्य, और हाल ही में 2 अन्य रामसर साइटों को शामिल कर लिया गया है, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। काबरताल जो रामसर साइट है ये बेगूसराय में है, नागी नकटी आपको पता ही चल गया ये बिहार के जमुई जिले में स्थित है। रामसर साइट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था वहाँ पर, अभी आपके लिए फिर से दोबारा यहाँ हम बता देते हैं ओरली कि रामसर जो कन्वेंशन है ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर एक ईरान का जो शहर है वहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन होता है जिसको हम रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। 1975 में लागू होता है। भारत ने इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 में लागू किया। मुख्यालय इसका ग्लैड स्विट्जरलैंड में है। सर्वाधिक राम स्थल की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में है, उसके बाद मैक्सिको में है। भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र गुजरात में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। सर्वाधिक रामसर स्थल हमने देख ही लिया, तमिलनाडु में है, टोटल 18 वर्तमान में, उसके बाद यूपी में टोटल 10 हैं, पंजाब और उड़ीसा उसके बाद, जहाँ पर 6 रामसर स्थल हैं। तो वर्तमान में टोटल अब कितनी रामसर साइट हो गई? तो 85 रामसर साइट हो गई हैं। और कुल ये 85 रामसर स्थल का जो क्षेत्र है वो कितना है? तो 13,58,066 हेक्टेयर, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम टोटल 85 रामसर स्थलों को यहाँ पर देखेंगे। पूरी लिस्ट है, आप इसको PDF फॉर्म में बाद में जरूर रिवाइज कीजिएगा। तमिलनाडु में जो 18 रामसर साइट हैं उसमें से है मन्नार की खाड़ी, पॉइंट कैलेमियर वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य, पिचवरम मैग्रोव, पल्लीकरनई मार्स, वेल्लोर पक्षी अभयारण्य, कुंथन कुल्लम पक्षी अभयारण्य, करिकिली पक्षी अभयारण्य, उदया मार्थनदापुरम, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडवरू पक्षी अभयारण्य, कंजीर कुल्लम पक्षी अभयारण्य, कराईविट्टी पक्षी अभयारण्य, लॉन्गवुड 16, नंज नारायण पक्षी अभयारण्य और कझू वैली, जो अभी हाल ही में इनको दिया गया है रामसर साइट के रूप में। तो ये 18 रामसर साइट हैं तमिलनाडु की। इसको एक बार अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। कभी सुमेलित करने के लिए इस तरीके के प्रश्न आते हैं, एक तरफ रामसर साइट, दूसरी तरफ उनके स्टेट दिए जाएंगे। तो एक बार पढ़े हुए होंगे तो चीज़ें वहाँ पर जो है जब विकल्प देखेंगे तो आप जो है सही विकल्प तक पहुँच जाएंगे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए। उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइट हैं जिसमें ऊपरी गंगा नदी है, हैदरपुर आर्द्र भूमि है, बघीरा वन्यजीव पक्षी अभयारण्य है, शमशपुर पक्षी अभयारण्य है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, सूर सरोवर, सांडी पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य और सरसई नवर झील। बाकी जो यूपी PCS के बच्चे हैं जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो रामसर साइट के साथ साथ में वो किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आप लोग जरूर देखिएगा। पंजाब में 6 रामसर साइट हैं, ब्यास संरक्षण रिजर्व, हरिके, रोपड़, केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, कांजुली पक्षी अभयारण्य और नागल वन्यजीव अभयारण्य। तो ये पंजाब के 6 रामसर साइट हो गए, ब्यास, हरिके, रोपड़, केशवपुर मियानी, कांजली और नागल। और पंजाब के अलावा उड़ीसा में भी 6 रामसर साइट हैं, चिल्का, सतकोसिया गार्ज, भितरकनिका मैग्रो, टम्पारा झील, हीराकुंड जलाशय, अंसुपा झील। ये उड़ीसा के 6 रामसर साइट हैं, चिल्का, सतकोसिया, भितरकनिका, तम्पारा, हीराकुंड, अंसुपा। जम्मू और कश्मीर में 5 रामसर साइट हैं, वूलर झील, होकेरा, ये आप याद रखिए, होकेरा और हरिके में कंफ्यूज होता है। जो हरिके रामसर साइट है वो पंजाब की है, जो होकेरा है वो जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर की दूसरी रामसर साइट है सुरनसर मानसर, हाइगम आर्द्रभूमि, सालाबुक आर्द्रभूमि, ये आपको जम्मू कश्मीर की 5 रामसर साइट मिलेंगी। जम्मू कश्मीर के अलावा मध्य प्रदेश में भी 5 रामसर साइट हैं जिसमें है भोज आर्द्रभूमि, सांग सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर और हाल ही में शामिल तवा जलाशय। नेक्स्ट है कर्नाटक, जहां पर 4 रामसर साइट हैं, रंगनाथिट्ट पक्षी अभयारण्य, अंक समुद्र, अघनाशिनी और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व। तो ये कर्नाटक की 4 हो गई हैं, रंगनथिट्टा पक्षी अभयारण्य, अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य, अघनाशिनी एस्चुरी और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व। कर्नाटक के अलावा गुजरात में भी 4 रामसर साइटें हैं, नल सरोवर, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, बधावन आर्द्रभूमि और खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य। तो गुजरात में 4 हैं, नल सरोवर, थोल, बधावन, खिजाड़िया। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट हैं, पौंग बांध झील, चंद्रताल आर्द्रभूमि और रेणुका आर्द्रभूमि। और रेणुका आर्द्रभूमि जो है वो क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है, ये बात भी याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का। तो पौंग, चंद्रताल, रेणुका ये 3 आर्द्रभूमियां हो गई रामसर साइट हिमाचल प्रदेश की। केरल में भी 3 रामसर साइट हैं, बिंबनाद, अष्टमुडी और संस्थाकुट्टम। महाराष्ट्र में भी 3 रामसर साइट हैं, नंदूर, मधेश्वर, लोनार और ठाणे क्रीक। तो ये महाराष्ट्र की 3 रामसर साइट हैं, नंदूर, लोनार झील जो उल्का पिंडों के गिरने से जो है ये निर्मित हुई थी।
लोनार झील, तो ये भी रामसर साइट का हिस्सा है। नंदूर, मधेश्वर और ठाणे क्रीक। उसके अलावा बिहार में भी 3 रामसर साइट हो गई हैं। काबरताल आर्द्र भूमि, जिसे 2020 में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था, बेगूसराय में है। बूढ़ी गंडक से जो है इस काबर ताल को जल प्राप्त होता है, बूढ़ी गंडक, इसको भी याद रखिएगा। बाकी नकटी पच्छी अभ्यारण्य और नागी पच्छी अभ्यारण्य, जिन्हें अभी हाल ही में पच्छी अभ्यारण्य रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। तो बिहार में 3 रामसर साइट हो गई हैं, काबर ताल, नकटी और नागी पच्छी अभ्यारण्य। नकटी नागी पच्छी अभ्यारण्य ये बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। लद्दाख में 2 रामसर साइट हैं, तोसो मुरारी और तोसोकर आर्द्र भूमियां। तोसो मुरारी, तोसोकर कहाँ की रामसर साइट हैं? लद्दाख की हैं। हरियाणा में भी 2 रामसर साइट हैं, भिंडवास और सुल्तानपुर। राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं, सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो सांभर झील और केवलादेव ये राजस्थान की 2 रामसर साइटें हैं। पश्चिम बंगाल की 2 रामसर साइटें हैं, जिसमें एक है सुंदरबन आर्द्र भूमि। सुंदरबन आर्द्र भूमि ये भारत की क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ी रामसर साइट है, सुंदरबन आर्द्र भूमि। और पश्चिम बंगाल की जो दूसरी आर्द्र भूमि है वो है पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि। उत्तराखंड में एक है आसन संरक्षण रिजर्व, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार मिलान करने में आता है। आसन संरक्षण रिजर्व ये उत्तराखंड की रामसर साइट है। गोवा की रामसर साइट है नंदा झील। आंध्र प्रदेश में एक रामसर साइट है कुलेरू झील। असम में भी एक रामसर साइट है दीपोर बिल। मणिपुर की एक रामसर साइट है लोकटक झील, जो यहाँ पर सबसे बड़ा विश्व का एकमात्र कह सकते हैं तैरता हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है, केबिल लामजाओ। आप इसके बारे में जानते भी होंगे। तो ये लोकटक झील, जिसमें केबुल लामजाओ वन्यजीव अभ्यारण्य बना हुआ है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य लोकटक झील में, ये भी रामसर साइट में शामिल है, मणिपुर की है। मिजोरम में भी एक रामसर साइट है जिसका नाम है पाला आर्द्र भूमि, और त्रिपुरा में एक रामसर साइट है जिसका नाम है रुद्रसागर। तो इस तरीके से उत्तराखंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में एक एक रामसर साइट है, और इनके आपको नाम पता होने चाहिए। तो हमने कुल 85 रामसर साइटों को यहाँ पर देख लिया है। आप लोग इसका एक बार रिवीजन कीजिएगा। आपको पता होनी चाहिए टोटल रामसर साइट और वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAR द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी की गई, और इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि PM 2.5 संबंधित आंकड़े जो माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की इकाई में दर्ज किए जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व के 7 देशों ने PM 2.5 के संदर्भ में WHO के वार्षिक दिशा निर्देशक मान अर्थात 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या उससे कम को प्राप्त किया है। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि WHO ने पार्टिकुलर मैटर जो PM 2.5 है उसकी कितनी जो है क्षमता को रखा है। तो WHO ने माना है कि किसी भी इन्वायरमेंट के लिए जो PM 2.5 की जो अधिकतम मात्रा होनी चाहिए वो 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो है एयर पोल्यूट माना जाएगा। PM 2.5 की जो मात्रा है वो निर्देशित लक्ष्य से अधिक होगी। तो ये आपको एक तो पता होना चाहिए WHO द्वारा वार्षिक दिशा निर्देशन मान कितना है PM 2.5 का, तो कितना है 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या उससे इतना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हाल ही में इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 7 ऐसे देश हैं जिन्होंने WHO के इस वार्षिक निर्देशक मान 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या उससे कम के अंक को जो है प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इन देशों में शामिल है ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड। बाकी भारत के बारे में आप जानते ही हैं कि भारत में जो PM 2.5 की जो औसत सांद्रता है, वार्षिक औसत सांद्रता है, वो WHO के PM 2.5 संबंधी दिशा निर्देश 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कितना अधिक है, तो 10 गुने से भी ज़्यादा है, राइट। तो भारत में PM 2.5 की वार्षिक सांद्रता कितनी है? लगभग आपको 50 माइक्रोग्राम घन मीटर से अधिक मिलेगी, क्योंकि जो WHO के द्वारा निर्देशित है वो 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, और उससे जो है 10 गुने से भी अधिक आपको भारत में PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता मिलती है। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। PM 2.5 ये इतने छोटे पार्टिकुलर मैटर होता है जो जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे अंदर प्रवेश करके ये ब्लड में जो है डायरेक्ट घुल जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे कण होते हैं, राइट। बेगूसराय भारत में जो है 2023 में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र एरिया है बेगूसराय, और ये है कहाँ? बिहार में है। तो बिहार का बेगूसराय भारत में 2023 में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र है, इस बात को याद रखिएगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में भारत विश्व और मध्य एशिया के का जो है तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है। पर्टिकुलर मैटर के बारे में जान लीजिए। पर्टिकुलर मैटर से क्या तात्पर्य है? सांस लेने योग्य कणों से होता है, और ये इनमें जो है आपको सल्फेट्स, नाइट्रेटस, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, खनिज धूल और जल इसमें शामिल होता है। तो पर्टिकुलर मैटर क्या होता है? सांस लेने योग्य कण। सांस लेते हैं तो आप
के अंदर ये PM2.5 या PM10 ये आपके सांस लेते समय आपके अंदर जाते हैं, और इन पर्टिकुलर मैटर में कई घटक शामिल होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सल्फेट्स, नाइट्रेटस, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, खनिज धूल और जल शामिल होता है। सबसे आम पर्टिकुलर मैटर PM2.5 और PM10 होते हैं। PM2.5 2.5 माइक्रोमीटर उससे कम वायुगतिकीय व्यास वाले कण होते हैं। PM2.5 को फाइन पर्टिकुलर मैटर के नाम से भी संदर्भित किया जाता है। वहीं PM10 ये 10 माइक्रोमीटर या उससे कम वायुगतिकीय व्यास वाले कण होते हैं। PM2.5 ये छोटे हैं, ये सांस जब लेते हैं तो ये हमारे ब्लड में डायरेक्ट घुल जाते हैं। वही जो PM10 यानी जो 10 माइक्रोग्राम पर्टिकुलर मैटर होंगे, सांस जब हम लेंगे तो ये हमारे अंदर प्रवेश तो करेंगे, लेकिन इनके कण जो है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में नहीं घुलते हैं, क्योंकि इनके जो कण होते हैं वो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। PM2.5 ये हमारे ब्लड में डायरेक्ट घुल जाते हैं, लेकिन PM10 जो है ये नहीं घुल पाते हैं, क्योंकि इनके जो कण हैं वो तुलनात्मक रूप से थोड़े बड़े होते हैं। राइट, इतनी बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब हम इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शीर्ष देश देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत जो है तीसरा प्रदूषित देश है। सबसे पहले नंबर पर आता है बांग्लादेश, जहां पर PM2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में कितनी है, 79.9 है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, जहां पर 73.7 है, और भारत है 54.4। जैसा कि हमने बताया कि औसत सांद्रता से WHO द्वारा निर्धारित औसत वार्षिक सांद्रता PM2.5 से 10 गुने से अधिक है। तो 10 × 5 करेंगे तो लगभग 50 से ऊपर ये पहुंच जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, भारत में जो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है PM2.5 की वार्षिक सांद्रता माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में जो मापी जाती कितनी है, 54.4 है। और इस तरह भारत जो है वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंच जाता है इस एयर पोल्यूट के मामले में PM2.5 के संदर्भ में। इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं हम देखते हैं विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों के संबंध में, तो दिल्ली पहले नंबर पर आता है, और दूसरे नंबर पर आता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और तीसरे नंबर पर आता है बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडोगु। राइट, तो ये याद रखिए कि भारत की सबसे भारत की जो कैपिटल नई दिल्ली है, वो विश्व की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है, जहां पर PM2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में कितनी है, 92.7। और विश्व का सबसे मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा है, तो वो बिहार का है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है आइसोपॉड की अभी एक नई प्रजाति का नामकरण किया गया है। इसकी खोज जो की गई थी आइसोपॉड की नई प्रजाति की, ये केरल के कोल्लम तट पर जो है ये गहरे समुद्रों में खोजी गई थी, जिसका नामकरण जो है वो चंद्रयान-3 की सफलता व अन्य अंतरिक्ष अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण इस आइसोपॉड की नई प्रजाति का नाम जो है इसरो के नाम पर रखा गया है। बस आपको यहाँ पर इतना देखना है। आइसोपॉड होते क्या है, तो आइसोपॉड से ये अकशेरुकी यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले ये जीवों का एक समूह है, जो कि पशुओं के वृहद समूह क्रस्टेशियंस से संबंधित है, जिसमें केकड़ा, झींगा मछली ये सारी चीजें शामिल होती हैं। आइसोपॉड पहाड़ों, रेगिस्तानों से लेकर गहरे समुद्र तक कई अलग अलग प्रकार के आवासों में निवास करते हैं, लेकिन इसमें जो सर्वाधिक आइसोपॉड्स की ज्ञात प्रजातियां हैं उसकी लगभग आधी जो है आपको समुद्र में निवास करती हुई मिलेंगी। अगली है भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट, जिसे हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 के संबंध में डाटा दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी कितनी हो गई है, तो 13,874 हो गई है। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है कि ये जो टोटल तेंदुओं की आबादी भारत में देखी गई है 13,874, इसमें से 67% जो तेंदुओं की आबादी है वो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर निवास करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। 67% तेंदुओं की आबादी संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड एरियाज से बाहर निवेश करती है। देश में सर्वाधिक अगर आप तेंदुओं की आबादी देखेंगे वो मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक और चौथे पर तमिलनाडु। तो सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। भारत में इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कितनी आबादी है तेंदुओं की, 13,874, और इन तेंदुओं में से 67% तेंदुओं की आबादी संरक्षित क्षेत्रों से बाहर निवास करती है। भारतीय तेंदुआ भारत के अलावा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के कुछ भागों में आपको मिलेगा। हालांकि ये मैग्रोव वनों या रेगिस्तानी आवासों में नहीं पाए जाते हैं। IUCN की लिस्ट में अगर तेंदुओं को देखेंगे तो नियर थ्रेडेड यानी संकटग्रस्त श्रेणी में सम्मिलित हैं। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई थी, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की जो अनुमानित संख्या वो कितनी है, 718 दर्ज की गई है। हिम तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या आपको कहाँ मिलेगी, तो लद्दाख में मिलेगी। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड, तीसरे पर है हिमाचल प्रदेश। राइट, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो लद्दाख में। अगर केवल राज्य पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हिम तेंदुआ है, तो क्या बताएंगे, उत्तराखंड। समग्र रूप से सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ आपको कहाँ मिलेंगे, लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरेटरी है। राइट, IUCN की लिस्ट में देखेंगे तो हिम तेंदुआ कहाँ पर आपको मिलेंगे, तो वल्नरेबल यानी सुवेद श्रेणी में मिलेंगे। राइट,
केंद्र सरकार द्वारा हिमतेंदुओं उनके आवास के संरक्षण है 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को भी लॉन्च किया गया था। और हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभांकर भी हिम तेंदुओं को घोषित किया गया। इस बात को आप याद रखिएगा। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, बर्नी हाट ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। हाल ही में जारी एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा ट्रेसिंग द हेजी एयर 2024 की रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट के अनुसार PM10 स्तरों के संदर्भ में बर्नी हाट जो मेघालय का एक शहर है, इसे 2023 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ऊपर जो हमने अभी देखी थी रिपोर्ट, वो देखी थी PM 2.5 के संदर्भ में, और ये रिपोर्ट है PM10 के स्तरों के संदर्भ में। तो PM10 के स्तरों के संदर्भ में बर्नी हाट जो मेघालय का एक शहर है, ये 2023 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया। बर्नी हाट में PM10 की वार्षिक सांद्रता कितनी देखी गई है? तो 301 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, राइट। 2023 में PM10 स्तरों के संदर्भ में भारत के 50 प्रदूषित शहरों में बिहार के सर्वाधिक 19 शहर हैं। तो बिहार स्पेशल में याद रखिएगा कि PM10 स्तरों के संदर्भ में भारत के 50 प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? तो 19 शहर शामिल हैं, जो कि सर्वाधिक हैं। उसके बाद हरियाणा और राजस्थान का नंबर आता है, जहाँ के 8 शहर इसमें शामिल हैं। और अभी हमने पीछे देखी थी PM 2.5 के संदर्भ में जो सर्वाधिक मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो सर्वाधिक प्रदूषित एरिया है, वो भी क्या है? बिहार का बेगूसराय था। तो उस चीज को भी आपको याद रखना है। बाकी PM10 के स्तरों के संदर्भ में भारत के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के सर्वाधिक 19 शहर शामिल हैं। UPPCS वाले याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के इस PM10 स्तरों के संदर्भ में भारत के 50 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं। अब यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दी गई है भारत के शीर्ष 5 प्रदूषित शहर PM10 सांद्रता के आधार पर। तो पहले नंबर पर बर्नी घाट, और दूसरे पर आ जाता है बिहार का बेगूसराय, तीसरे पर है उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। तो ये 3 क्रम आपको पता होने चाहिए। PM10 सांद्रता के आधार पर शीर्ष 5 प्रदूषित शहर, पहले पर बर्नी हाट मेघालय का, बेगूसराय बिहार का, और बिहार 70 BPSC वाले याद रखिएगा। ये वार्षिक औसत PM10 सांद्रता भी याद रखिएगा, बेगूसराय कितनी है? 265 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, राइट। 5वें पर छपरा का स्थान आता है, जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो टॉप 5 में बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, दूसरे पर बेगूसराय, 5वें पर छपरा। PM 2.5 सांद्रता के संदर्भ में भी बर्नी हाट वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एरिया द्वारा जो ट्रेसिंग द हेजी एयर रिपोर्ट है, राइट, इस रिपोर्ट के अनुसार PM10 और PM 2.5 दोनों के आधार पर बर्नी घाट मेघालय को 2023 का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। इस रिपोर्ट में शीर्ष 3 प्रदूषित शहर PM 2.5 के आधार पर बर्नी घाट को पहला, बेगूसराय इसमें भी दूसरे स्थान पर है, जहां पर PM 2.5 की जो औसत सांद्रता है कितनी है? 147 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, और तीसरे पर है दिल्ली। तो दोनों रिपोर्ट को जो है सेग्रीगेट करके आपको देखना होगा। प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकता है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क देखें तो वो पेच बाग अभ्यारण्य, जो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। डार्क स्काई पार्क का क्या उद्देश्य होता है? यहाँ प्रकाश प्रदूषण की समस्या से निपटना और खगोल विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक इष्टतम वातावरण सृजित करना है। ज्ञातव्य है कि पेच अभ्यारण्य एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है। पेच अभ्यारण्य 2 राज्यों में आपको विस्तृत मिलेगा, एक मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। तो यहाँ पर एक तो स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेच बाग अभ्यारण्य ये एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क होगा। अब स्टेटमेंट अगर दे दिया जाएगा कि पेच बाग अभ्यारण्य हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में घोषित किया गया है, जो एशिया का पहला डार्क स्काई पार्क होगा, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एशिया का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। उसके अलावा 4 अन्य हैं जिनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये ऑब्जर्वेशन अपने माइंड में क्लियर करनी होगी कि ये 5वां एशिया का डार्क स्काई पार्क होगा, पेच बाघ अभ्यारण्य, जो ओवरऑल देखेंगे तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है और पूरे एशिया में 5वां, राइट। डार्क स्काई पार्क बनाने का उद्देश्य क्या होता है? प्रकाश प्रदूषण की समस्या से निपटकर खगोल विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक इष्टतम वातावरण सृजित करना। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो लद्दाख में, लद्दाख के हनले गांव में। ये भी आपको याद रखना है। अगर नाइट स्काई अभ्यारण्य पूछा जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया का पहला, तो लद्दाख का हनले गांव होगा। बाकी डार्क स्काई पार्क पूछा जाएगा तो वो पेंच बाग अभ्यारण्य भारत का पहला होगा और ओवरऑल पूरे एशिया का 5वां। नीलगिरी ताहर परियोजना, नीलगिरी ताहर परियोजना ये तमिलनाडु में इस परियोजना को लॉन्च किया गया है। आप जानते हैं कि तमिलनाडु का राजकीय पशु भी नीलगिरी ताहर है, और ये भारत में इस तरीके की पहली परियोजना है नीलगिरी ताहर के संरक्षण के संबंध में।
7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपसे पूछा जाएगा। और नीलगिरी ताहर की अगर आईयूसीएन में आप देखेंगे तो ये संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है, एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। तो नीलगिरी ताहर परियोजना किस स्टेट की है? तो तमिलनाडु की। अब हम डिफेंस सेक्टर में प्रवेश कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर के बारे में देखेंगे। और इस साइंस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट का ये लास्ट सेगमेंट है, डिफेंस। तो सबसे पहला हम देखेंगे जोरावर, एक हल्का युद्धक टैंक है। सितंबर 2024 को डीआरडीओ द्वारा भारत के हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण का सफलतापूर्वक जो है इसको संपन्न किया गया है। जोरावर सिंह, ये जो नाम है बेसिकली ये डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर किया गया है, जो लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में चीन की सेना के विरुद्ध सैन्य अभियान जिन्होंने संचालित किया था 19वीं शताब्दी में, राइट। याद रखिएगा, हल्का युद्ध टैंक जोरावर है। आपसे डायरेक्ट इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, हाल ही में चर्चा रहा जोरावर किससे संबंधित हो, तो आप क्या बताएंगे? ये एक प्रकार का हल्का युद्धक टैंक है। इस टैंक का विकास लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड की सहयोग से संग्राम वाहन अनुसंधान तथा विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जोरावर क्या है? तो जोरावर एक हल्का युद्धक टैंक है, इंडियन लाइट टैंक, राइट। इस हल्के टैंक का परिवहन वायु मार्ग से किया जा सकता है। यह उभयचर संचालन में संपन्न है, यानी वायु मार्ग के अलावा ये जल मार्ग में भी संचालित हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मालपे और मुल्की का जलावतरण किया गया है। मालपे मुल्की है क्या? सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है। तो ये एक प्रकार के पनडुब्बी रोधक युद्ध क्षमता वाले जलपोत हैं। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत मालपे और मुल्की का कोच्चि में जलावतरण किया गया है हाल ही में सितंबर 2024 को। ये लेटेस्ट न्यूज है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अप्रैल 2019 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य पनडुब्बी रोधक युद्ध क्षमता वाले और उथले जल में संचालन करने में सक्षम 8 पोतों के निर्माण हेतु एक समझौता हुआ था। इस श्रेणी के पोते को माहे श्रेणी के पोतों के नाम से जाना जाएगा और माहे श्रेणी के ये चौथे पांचवें पोत हैं मालपे और मुल्की, जो एक प्रकार के पनडुब्बी रोधक युद्ध क्षमता से लैस हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले जो 3 थे उनमें शामिल थे माहे, मलावन और मांगरोल। चौथे पांचवें जलपोतों का नाम क्या है? मालपे मुल्की। तो ये आप याद रखिएगा, एंटी सबमरीन है। आपसे डायरेक्ट इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मालपे मुल्की किससे संबंधित है? 4 आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये एक प्रकार के क्या है? जलपोत है, एंटी सबमरीन है, राइट। नेक्स्ट है सितंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। अग्नि-4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यही हो जाता है कि अग्नि-4 जो है ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से सतह मार करने वाली ये मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? लगभग 4000 किलोमीटर। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अग्नि भारत द्वारा विकसित माध्यम से अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों की एक श्रृंखला है। अग्नि श्रृंखला की समस्त मिसाइलें सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें हैं। आगे है समुद्र प्रताप, जो कि एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए करंट अफेयर्स की न्यूज है। समुद्र प्रताप का गोवा में पहले स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का जलावतरण किया गया है। नाम क्या रखा गया है? समुद्र प्रताप। पूछा जाएगा कि समुद्र प्रताप क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ये गोवा में पहले स्वदेशी निर्मित एक क्या है? प्रदूषण नियंत्रण पोत है। तो समुद्र प्रताप क्या है? प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसे हाल ही में गोवा में जो है जलावतरण किया गया है और ये पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत भी है। नाम क्या है? समुद्र प्रताप। इस पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तटरक्षक बल हेतु किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ये जो पोत है समुद्र प्रताप, ये देश के समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने एवं उन्हें रोकने में मदद करेगा। नेक्स्ट है सेबेक्स 2 विस्फोटक। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो विस्फोटक है ये विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली गैर परमाणविक विस्फोटकों में से एक है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नाम इसका क्या दिया गया है? सेम्बेक्स 2। और ये विस्फोटक वर्तमान में उपलब्ध किसी भी ठोस विस्फोटक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली विस्फोट करने में सक्षम है। जो एक नया विस्फोटक मानक टीएनटी था, उससे भी जो है ये 2 गुना अधिक घातक है। इस उच्च प्रदर्शन विस्फोटक को भारतीय नौसेना द्वारा जो है प्रमाणित किया गया है। विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली गैर परमाणविक विस्फोटकों में से एक है। सेम्बेक्स 2 एचएमएक्स हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव प्रौद्योगिकियों पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जिसके द्वारा इसे विकसित किया गया है, नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। आईएनएसी अरिघात। आईएनएसी अरिघात, इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है।
डिफेंस सेक्टर में जितनी भी न्यूज है उसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से एक है। आईएनएस अर्घात भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में आईएनएस अर्घात को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस अर्घात भारत की दूसरी स्वदेशी निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। यह अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। तो ये अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है और इस तरह भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अर्घात। अरिहंत श्रेणी की पहली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आईएनएस अरिहंत नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इस पनडुब्बी में स्वदेशी रूप से किए गए कई तकनीकी सुधार इसे आईएनएस अरिहंत की तुलना में कई अधिक उन्नत बनाते हैं। 6000 टन वजनी आईएनएस अरिहंत 83 मेगावाट क्षमता के दाबित हल्के जल परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित होता है। आईएनएस अर्घात को 750 किलोमीटर की मारक दूरी क्षमता वाले K-15 मिसाइलों से लैस किया जाएगा। आईएनएस अर्घात थल और आकाश के बाद जल के भीतर से परमाणु वार करने की भारत की परमाणु त्रयी न्यूक्लियर ट्राइड क्षमता को और अधिक क्या करेगा, मजबूत करेगा। इंपॉर्टेंट है आईएनएस अर्घात, ये आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वदेशी निर्मित ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी होगी। अरिहंत श्रेणी की भी दूसरी पनडुब्बी है। पहली आईएनएस अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी को 2016 में शामिल किया गया था नौसेना में और हाल ही में ये दूसरी आईएनएस अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है आईएनएस अर्घात, जिसे विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में जो है भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया। आईएनएस अर्घात नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। थल और आकाश के बाद अब जल के भीतर भी परमाणु वार करने में ये सक्षम बनाती है। आईएनएस अर्घात जो पनडुब्बी है 83 मेगावाट क्षमता के दाबित हल्के जल परमाणु रिएक्टर द्वारा यह संचालित है। इसका वजन कितना है तो 6000 टन है। आईएनएस अर्घात को 750 किलोमीटर की मारक दूरी वाले K-15 मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। गौरव ये लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने एक लंबी दूरी के ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिसका नाम क्या रखा, गौरव। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा गौरव किससे संबंधित है, तो ये एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, राइट, ग्लाइड बम है। इस परीक्षण के तहत इस बम को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK फर्स्ट लड़ाकू विमान के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह 1000 किलोग्राम श्रेणी का ग्लाइड बम है। बम लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को ध्वस्त करने में सक्षम होगा। इस बम को हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है आईएनएस त्रिपुट का हाल ही में जलावतरण किया गया है। जुलाई 2024 को गोवा में आईएनएस त्रिपुट का जलावतरण संपन्न हुआ। आईएनएस त्रिपुट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 2 अत्याधुनिक युद्ध पोतों की श्रृंखला का यह पहला पोत है। इस पोत का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए किया जा रहा है। इसके बाद जो ये आगे स्टेटमेंट दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट है कि आईएनएस त्रिपुट का नामकरण शक्तिशाली तीर के नाम पर किया गया है, जो भारतीय नौसेना की अदम्य भावना और दूर एवं गहराई तक मार करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिपुट श्रेणी के पोत रूस से प्राप्त तेग और तलवार श्रेणी के पोतों के अनुवर्ती पोत हैं और ये पहला अवसर है जब इन युद्ध पोतों का निर्माण किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आईएनएस त्रिपुट के बारे में। अभ्यास का सफल परीक्षण हुआ है। डीआरडीओ द्वारा अभ्यास के लगातार 6 विकासात्मक उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अभ्यास एक उच्च गति वाला नष्ट होने योग्य हवाई लक्ष्य है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी उच्च गति वाला नष्ट होने योग्य हवाई लक्ष्य है अभ्यास का प्रयोग एक हवाई वस्तु के रूप में किया जाएगा, जिसे परीक्षण एवं अभ्यास सत्रों के दौरान मिसाइलों एवं अन्य पोलेडो द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभ्यास किससे संबंधित है, तो ये उच्च गति वाला नष्ट होने योग्य एक हवाई लक्ष्य से संबंधित है। इस अभ्यास का प्रयोग एक हवाई वस्तु के रूप में किया जाएगा, जिसे परीक्षण एवं अभ्यास सत्रों के दौरान मिसाइलों एवं अन्य पेलोड द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया गया है। रुद्रम 1 का सफल परीक्षण ये चंद्रयान राजस्थान में भारत की पहली स्वदेशी विकसित नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का उड़ान परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया गया है और जिसका नाम क्या होगा, रुद्रम 1। ये रुद्रम 1 के नाम से जो है लोकप्रिय होगा। तो याद रखिएगा, चंद्रयान राजस्थान में भारत की पहली स्वदेशी विकसित न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, रुद्रम 1, राइट। ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की एक श्रृंखला है। प्रक्षेपण स्थितियों के आधार पर इसकी मारक क्षमता अलग अलग हो सकती है, लेकिन अधिकतम इसकी क्षमता कितनी होगी, 200 किलोमीटर। इस मिसाइल को प्रक्षेपण प्लेटफॉर्म के रूप में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में एकीकृत किया गया है, लेकिन इसे
अन्य लड़ाकू विमानों से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। रुद्रम 2 सफल उड़ान परीक्षण इसे मई 2024 को डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट से सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था सुखोई 30 MK फर्स्ट विमान से। रुद्रम 2 एक स्वदेशी विकसित ठोस प्ररोधक चालित मिसाइल है जो वायु से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल कई प्रकार की दुश्मन की परिसंपत्तियों को ध्वस्त कर सकती है। फिलीपींस को ब्रह्मोस की आपूर्ति हाल ही में भारत के द्वारा की गई है। 2022 में एक अनुबंधन हुआ था फिलीपींस और भारत के मध्य, जिसके तहत जो है हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति की है। अप्रैल 2024 को भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है। इस प्रकार फिलीपींस इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली को प्राप्त करने वाला पहला स्वदेशी राष्ट्र बन गया है। भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें हैं ये रसिया से प्राप्त की थी और भारत ने इसको आगे बढ़ाकर फिलीपींस को दिया। इस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल अगर देखेंगे तो अब 3 देशों के पास हो गई है। एक तो रसिया जो इस मिसाइलों का प्रणेता है, दूसरा हो गया भारत और तीसरा हो गया फिलीपींस, राइट। तो फिलीपींस जो है पहला विदेशी राष्ट्र बन गया है जिसने जो है भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को प्राप्त किया है। और ये जो मिसाइलें सौंपी गई हैं भारत के द्वारा, तो ये भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमान के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल एवं लॉन्चरों की आपूर्ति फिलिस्तीन को की गई है, फिलीपींस को। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ माइसिनो स्ट्रोएनिया के मध्य एक संयुक्त उद्यम का परिणाम है। और इस ब्रह्मोस मिसाइल का नाम बेसिकली भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कावा नदी के नाम पर इनका नामकरण किया गया था। इस मिसाइल को पनडुब्बी पोतों विमानों और सतह आधारित प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुनी गति से उड़ान भरने में सक्षम है, राइट। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण संपन्न हुआ सामरिक बल कमान और डीआरडीओ के द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। इसकी जो मारक क्षमता है वो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। या एक कनस्त्रीकृत मिसाइल है। कनस्त्रीकृत मिसाइल का क्या मतलब है कि इस तरह की मिसाइलों को रोड या रेल प्लेटफॉर्म से जो है लॉन्च किया जा सकता है। यह अग्नि श्रृंखला की पूर्व मिसाइलों से हल्की भी है, इस बात को आप याद रखिएगा। अग्नि प्राइम मिसाइल, राइट। पनडुब्बी रोधी पोत अग्रे और अक्षय को लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना के 2 पनडुब्बी रोधी पोत एंटी सबमरीन क्राफ्ट आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय को कोलकाता में लॉन्च किया गया है। ये दोनों पोत भारतीय नौसेना के मेसर्स गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्माणाधीन 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के क्रमशः 5वें एवं 6वें पोत हैं। तो ये पनडुब्बी रोधी पोत हैं अग्रे और अक्षय, एक एंटी सबमरीन क्राफ्ट। बस आपको यहाँ पर इतना ही देखना है, बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं जाता है। मिशन दिव्यास्त्र, ये इंपॉर्टेंट है। मिशन दिव्यास्त्र डीआरडीओ ने MIRV प्रौद्योगिकी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम उड़ान प्रक्षेपण किया है और इस परीक्षण को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया है। तो मिशन दिव्यास्त्र बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण से संबंधित है। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण है जिसका नाम क्या दिया गया है, मिशन दिव्यास्त्र। MRI प्रौद्योगिकी के बारे में जान लीजिए। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल होता है, यानी MRI प्रौद्योगिकी से लैस जो मिसाइलें होती हैं वो एक साथ कई युद्ध शीर्षों को वहन करने और उन्हें किसी लक्ष्य पर स्वतंत्र रूप से दागने में सक्षम होती है। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी एक साथ में कई सारे लक्ष्य को जो है ये मिसाइल भेद सकती है। आगे देखते हैं प्रथम मेड इन इंडिया ASTDS यानी अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस, जिसका नाम क्या दिया गया है, ओशन ग्रेस। और ये भारत के प्रथम स्वदेशी निर्मित STDS ओशन ग्रेस टग का उद्घाटन किया गया है। ओशन ग्रेस टग का क्या मतलब होगा, बड़े पोतों को खींचने वाली छोटी नाव होती हैं। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित और इसको विकसित किया गया है। टग का मतलब समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार के विशेष पोत या नाव होते हैं जिन्हें अन्य बड़े पोतों को बंदरगाहों के अंदर और बाहर ले जाने हेतु जो है डिजाइन किया जाता है। यानी जो बंदरगाहों में जो पोत आते हैं, छोटे छोटे पोत आते हैं, इन पोतों को जो है अंदर और बाहर लेके जाना होता है और इसके लिए जो है एक बड़े पोत या नाव बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टग कहते हैं। टग मुख्य रूप से बड़े पोतों को खींचने, धकेलने और उनका मार्गदर्शन करके आगे बढ़ने में ये सहायता करते हैं। तो याद रखिएगा, टग क्या होते हैं, विशेष पोत या नाव होते हैं जो अन्य बड़े पोतों को बंदरगाहों के अंदर और बाहर ले जाने में मदद हेतु डिजाइन करने हेतु इनको बनाया जाता है। और इस तरीके से भारत के प्रथम स्वदेशी निर्मित अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइजेशन टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन टग ओशन ग्रास का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राइट। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। केजी परियोजना
प्रथम तल टैंकर पोत स्वर्ण सिंध का शुभारंभ किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित KG-DWN 98/2 ब्लॉक से पहला कच्चा तेल वाहक पोत स्वर्ण सिंधु को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, केजी बेसिन में, राइट, इस चीज को याद रखिएगा। स्वर्ण सिंधु नौ उत्पादित कच्चे तेल को लेकर 9 मार्च 2024 को मंगलोर स्थित मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड पहुंचा और इस नौ उत्पादित कच्चे तेल को KG-98/2 नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। निम्न सल्फर वाले स्वदेशी कच्चे तेल को MRPL में विभिन्न ईंधनों में पेट्रोकेमिकल में रूपांतरित किया जाएगा। स्वर्ण सिंधु के बारे में देख लीजिए। स्वर्ण सिंधु एक जलपोत है, इसका निर्माण 2010 में किया गया था। स्वर्ण सिंधु भारत का एक तेल वाहक पोत है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्वर्ण सिंधु क्या है, तो एक प्रकार का ये पोत है, भारत का एक तेल वाहक पोत है और जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन KG-DWN 98/2 ब्लॉक से जो है कच्चे तेल वाहक पोत स्वर्ण सिंधु को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगा लेगा द्वीप में हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया गया है फरवरी 2024 को। मॉरिशस में ये आगा लेगा द्वीप है। मॉरिशस के आगा लेगा द्वीप पर एक नवीन हवाई पट्टी और एक सेट जेम्स जेटी, जेटी का मतलब क्या होता है, घाट, इसका उद्घाटन किया गया है। 2015 में भारत एवं मॉरिशस के मध्य एक समझौता हुआ था आगा लेगा द्वीप पर समुद्री और हवाई परिवहन सुविधाओं में सुधार करने के लिए, और इसी के तहत जो है हाल ही में आगा लेगा द्वीप जो मॉरिशस का एक द्वीप है जहां पर एक हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया गया है। तो बस आपको ये याद रखना है कि हाल ही में चर्चा में रहा आगा लेगा द्वीप जहां पर भारत के द्वारा हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया गया है, ये किस देश का द्वीप है, तो क्या बताएंगे, मॉरिशस का है। तो मॉरिशस की आगा लेगा द्वीप में हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनैथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, राइट। मॉरिशस भारतीय जन औसत परियोजनाओं को लागू करने वाला प्रथम देश भी बना है, ये भी आपको याद रखना है। और फरवरी 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में UPI और रुपे कार्ड सेवाओं को भी लॉन्च किया था। भारतीय जन औसत परियोजना का उद्देश्य क्या होता है, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को उपलब्ध कराना, और मॉरिशस भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू करने वाला पहला देश बन गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिएगा मॉरिशस के संबंध में कि भारतीय जन औषध परियोजना को लागू करने वाला ये पहला देश बना है मॉरिशस। बाकी अब हम लोग प्रमुख युद्ध अभ्यास देख लेते हैं जहां से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट, पूछा जाता है जहां से। अज नजाह जो युद्ध अभ्यास है वो भारत ओमान के बीच द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। युद्ध अभ्यास सितंबर 2024 में हुआ था भारत अमेरिका के बीच। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है युद्ध अभ्यास। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो फायरिंग रेंज राजस्थान में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है, तो भारत अमेरिका के बीच। मित्र शक्ति ये भारत श्रीलंका के मध्य। मैत्री भारत थाईलैंड के मध्य। नोमैडिक एलिफेंट ये भारत मंगोलिया के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। और ये जो हाल ही में इसका 16वां संस्करण किया गया है वो उमरई मेघालय में आयोजित किया गया है। जिम्बैक्स ये भारत जापान के मध्य आयोजित होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। भारतीय नौसेना के INS शिवालिक ने जो है इसमें प्रतिभाग लिया था, जापान में जो है इस वर्ष आयोजित हुआ था। जिम्बैक्स तर्कस ये भारत अमेरिका के मध्य होने वाला एक संयुक्त आतंकवादी विरोधी सैन्य अभ्यास है जो कलकत्ता में जो है इस वर्ष आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, तर्कस भारत अमेरिका के बीच होने वाला एक संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास है और इसका 7वां संस्करण हाल ही में कहाँ किया गया था, कोलकाता में। शक्ति संयुक्त अभ्यास ये भारत फ्रांस के बीच होने वाला अभ्यास है और इसका जो आयोजन इस वर्ष किया गया वो उमरोई मेघालय में। अभ्यास डस्टलिक ये भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है। सी डिफेंडर्स इंपॉर्टेंट है, भारत अमेरिका के बीच ये समुद्री सुरक्षा अभ्यास है और इस वर्ष ये पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस धर्म गार्जियन को भी इस वर्ष महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया। तो धर्म गार्जियन हो गया और इसके पहले हमने एक युद्धाभ्यास देखा था जो भारत अमेरिका के बीच और धर्म गार्जियन ये भारत जापान के बीच, और दोनों ही इस वर्ष महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किए गए। समुद्र लक्षण ये भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। कटलैक्स एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट है, ये बहुराष्ट्रीय एक समुद्री अभ्यास है। पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में इसका आयोजन किया गया इस वर्ष और INS तीर ने जो है इस कटलैक्स एक्सप्रेस ने हिस्सा लिया था।
लामितिये ये भारत सेशल्स के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। आईएमएट ट्राइलेट ये भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो इस वर्ष मोजाम्बिक में आयोजित किया गया था। IMT आई से इंडिया, M से मोजाम्बिक, T से तंजानिया, राइट। नेक्स्ट है टाइगर ट्राम्फ, ये भारत अमेरिका के बीच एक त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा टाइगर ट्राम्फ के बारे में। टाइगर ट्राम्फ ये भारत अमेरिका के बीच त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। धर्म गार्जियन ये भारत जापान के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। शांति प्रयास 4 ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो नेपाल में आयोजित किया गया था। शांति प्रयास दोस्ती ये भारत मालदीव श्रीलंका के बीच होने वाला द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है और इस वर्ष जो दोस्ती हुआ है वो मालदीव में आयोजित हुआ था और इसमें बांग्लादेश द्वारा जो है पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया गया था, याद रखिएगा। दोस्ती किन देशों के बीच ये त्रिपक्षीय द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है, तो भारत, मालदीव और श्रीलंका। सदा तनसीख ये भारत और सऊदी अरब के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है जो इस वर्ष राजस्थान में आयोजित हुआ। सदा तनसीख। खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच और इस वर्ष जो इसका आयोजन हुआ वो बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। डेजर्ट साइक्लोन ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। अब दोनों आपको यहाँ पर सेग्रीगेट करने की जरूरत है। अगर केवल साइक्लोन पूछा जाएगा तो भारत मिस्र के बीच और डेजर्ट साइक्लोन पूछा जाएगा तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। डेजर्ट नाइट ये भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होने वाला त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। डेजर्ट नाइट। आयुष अयुथया ये भारत थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। एक्स विनबिक्स, विनबिक्स से याद रखिएगा, विन से मतलब वियतनाम, तो भारत और वियतनाम के बीच ये होने वाला संयुक्त अभ्यास है। सूर्य किरण ये भारत नेपाल के बीच। अस्ट्रा हिंद, अस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अस्ट्रा हिंद। और इस वर्ष जो आयोजन किया गया था 2023 में इसका आयोजन हुआ था, दिसंबर 2023 में पार्थ ऑस्ट्रेलिया में। कजिंद ये भारत कजाकिस्तान में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बोंगा सागर भारत बांग्लादेश के मध्य। हरिमाऊ शक्ति ये भारत मलेशिया के बीच। सिम्बेक्स भारत सिंगापुर और मालाबार जो अगस्त 2023 में हुआ था, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है। ये मालाबार जो क्वाड कंट्रियां हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनके मध्य जो है होने वाला ये समुद्री अभ्यास है मालाबार, राइट। तो इस तरीके से हमने डिफेंस सेक्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट रिलेटेड आई दृष्टि की हमने कंप्लीट जितनी भी करंट अफेयर्स की घटनाएं थी उनको हमने यहाँ पर कवर किया है। क्लास लंबी थी इसलिए मुझे पता है जिसने ये पूरी क्लास देखी होगी वो बहुत सारी चीज़ों को भूल गया होगा, तो इसको रिवाइज करने की ज़रूरत होगी। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी जहां से आप उसको डाउनलोड करके भी रिवाइज कर सकते हैं। 70 BPSC वाले बच्चे जो है संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं। 6306473800 नंबर है जहां पर हमारी संकल्प बैच 70 BPSC डेडिकेटेड जितनी भी क्लासेज होती हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो, उन सभी की PDF आपको प्रोवाइड की जाती है। फीस केवल इसकी 499 है, राइट। तो आप लोग 6306473800 जो कि हमारा पेमेंट नंबर भी है, इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद 499 इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे अपने नाम को मेंशन करते हुए, तो आपको हमारे पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहां है वहां सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।